डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। चलिए, तो डिटर्मिनेंट बेसिकली है क्या? तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट होती है ना। एक तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या होता है? अरेंजमेंट होता है जस्ट। डिटर्मिनेंट क्या होती है? एक वैल्यू होती है। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट होती है और वो एक वैल्यू प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए 2/2 सबको पता है, आता है नहीं आता? यस और नो? डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना किस किस को नहीं आता, बोलिए मेरे से। स्टार्टिंग में छोटा छोटा टॉपिक ही चल रहा है, तो जो ब्रेक कर रहा है ना, वो शॉर्ट ब्रेक मार के आ सकता है ना। बताइए जल्दी से, आता है सबको? आता है? आता है पक्का? तो मैं जो पूछूंगा उसका आंसर दोगे पक्का? तो देखिए, ऑर्डर 1 की कोई डिटर्मिनेंट है हमारे पास, क्या है? ऑर्डर 1 की डिटर्मिनेंट, इसका एलिमेंट ए है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ए। जिसको नहीं आता वो ध्यान देना। ऑर्डर 2 की डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, 2 रो और 2 कॉलम, ए बी सी डी, तो इसका एक्सपेंशन क्या हो गया भाई? ए डी माइनस बी सी। स्टार्टिंग की फीलिंग तो ले, फिर ट्रेन जब चलेगी ना, स्पीड पकड़ेगी, तब संभल के रहिएगा, टाइट रख, सीट बेल्ट टाइट करके। अब ये मान लीजिए हमारे पास A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब इसको एक्सपेंड करना है, तो अपन ऐसा कर लेते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3, ठीक है। इसका एक्सपेंशन, इन तीनों का प्रोडक्ट A1 B2 C3, A1 B2 C3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री, कौन से? ये वाले। इस तरह से भी एक्सपेंड कर सकते हैं आप, जो ट्रेडिशनल वे में एक्सपेंड करते हो वो भी कर सकते हो, ये अल्टरनेट अप्रोच हो गई, ठीक है। तो B1 C2 A3, B1 C2 A3, थर्ड वन इज C1 A2 B3, तो प्लस C1 A2 B3 माइनस ये वाली वैल्यू A3 B2 C1, तो A3 B2 C1 प्लस माइनस साइन पहले ही बाहर लगा लिया, ठीक है। B3 C2 A1, B3 C2 A1 प्लस एंड लास्ट विल बी C3 A2 B1, तो C3 A2 B1। तो ये इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हो गया। अब मैं जो पूछ रहा था आपसे, मैं चाह रहा था आप बताएं कि भाई 4/4 के डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन ये 3/3 की है। हम किसका एक्सपेंशन चाह रहे हैं भाई? 4/4 का। 4/4 का एक्सपेंशन कैसे लिखोगे? जस्ट लाइक A1 B1 C1 D1, A2 B2 C2 D2, A3 B3 C3 D3, A4 B4 C4 D4, राइट। अब इसका एक्सपेंशन लिखना है। अरे सर इसकी जरूरत कहां आ रही है? अरे भाई अगर दो लाइंस, अभी बीजी सर ने पढ़ाया है आपको, अगर दो लाइंस जो है उनकी इक्वेशन नॉन सिमेट्रिक फॉर्म में दे रखी हो, कौन सी फॉर्म में? नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में, और आपसे कहा जाए वो कोप्लेनर हैं, क्या कहा जाए? कोप्लेनर। सर ने पढ़ाया है अभी। तो अगर नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन से, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म जानते हो ना, दो प्लेन की कंबाइंड, दो प्लेन की सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ टू प्लेन्स। देखिए कमरे की जो दीवार है उसको देखिए, दोनों जो जॉइंट्स है उनको देखिए, तो दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से एक लाइन बनती है, बन रही है, देखिए दीवार पे बन रही है ना, इस तरीके से। तो दो लाइन होगी ना, अगर वो लाइंस कोप्लेनर हैं तो ये डिटर्मिनेंट बनती है वहां पे, A1 B1 C1 DRs वगैरह, ठीक है ना, प्लेन की इक्वेशन। तो उस तरह से तो ये डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन आएगा। ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होती है? 0 के इक्वल। तो इसका एक्सपेंशन मालूम होना, प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, बिल्कुल समझ गए, बेसिक से बिल्कुल एकदम। अब कहानी में ट्विस्ट, जैसे ही ये इसका एक्सपेंशन था, कौन सा? प्लस माइनस प्लस साइन, ऐसे ही प्लस माइनस ये साइन चलेगा। तो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में कर देते हैं A1 लिया, ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, तो ये जो बच रहा है कौन सा बच रहा है? B2 C2 D2, B3 C3 D3, B4 C4 D4, ठीक है। प्लस के बाद माइनस, तो माइनस क्या लिखा अपन ने? B1, माइनस B1 के बाद वैसे के वैसे डिटर्मिनेंट अपन एक्सपेंड करेंगे, क्या आएगा? माइनस। तो ये जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है वो छोड़ दीजिए, A2 A3 A4, A2 A3 A4, राइट। ऐसे कैसे? C2 C3 C4, C2 C3 C4, नाउ D2 D3 D4, D2
D3 D4, ओके, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस क्या आएगा हमारे पास यहां पे C1। अब C1 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना, जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, तो जो बाकी का पार्ट है वैसे के वैसे चलेगा। तो देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A2 A3 A4, A2 A3 A4, B2 B3 B4 एंड D2 D3 D4, राइट, ये आ गया अपने पास। और लास्ट वाला जो है माइनस D1, ये ऐसे कैसे, ये निकाल देंगे अपन यहां पे डिटर्मिनेंट, लास्ट में स्पेस कम है तो सिमिलरली अपन लिख देंगे यहां पे। तो ये ऑर्डर 4 के डिटर्मिनेंट का क्या हो गया, एक्सपेंशन हो गया, राइट। अब देखो 1 by 1 की है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर अपन देखें कितना है, फैक्टोरियल 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ गया यहां पे, फैक्टोरियल 1, ये आ गया। यहां पे देखिए एक्सपेंशन में 2 एलिमेंट्स है, 2 by 2 ऑर्डर है तो फैक्टोरियल 2, तो 2 हो गया। ये डिटर्मिनेंट कितने बाई कितने की, 3 by 3 की, तो एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आ रही है, 6 टर्म्स आ रही हैं, तो फैक्टोरियल 3, 6 आ गया। ये पे देखिए 4 by 4 की डिटर्मिनेंट है तो एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आएंगी, फैक्टोरियल 4, कितनी आएंगी 24। देखो कितना 6 6 6, ये चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। फाइनली अगर यहां पे वैल्यूज होंगी तो एक वैल्यू ही मिलेगी, डिटर्मिनेंट की क्या मिलती है, एक वैल्यू मिलती है। तो ये अपन को अच्छे से याद होना चाहिए। ये जस्ट अगर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स दे रखे तो अपन लिख सकते हैं। क्लियर है सबको? तो ये 4 by 4 का एक्सपेंशन है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन यहां पे, ये एक्सपेंशन के बारे में लिखा हुआ था माइनर्स। तो डिटर्मिनेंट का माइनर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का माइनर। अब जैसे मान लीजिए ये एलिमेंट है, इसका माइनर निकालना है, तो ये जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है इन दोनों को छोड़ दीजिए, जो पार्ट आएगा तो माइनर ऑफ एलिमेंट A11 किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, M11 से, और ये वाला पार्ट आ जाएगा A22 A23 A32 A33, ये इसका माइनर आ गया, राइट। ऐसे हर एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। माइनर के बाद कोफैक्टर आएगा। अब कोफैक्टर में क्या करेंगे भाई, Cij, कोफैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Cij, बिल्कुल बेसिक है ना। ये किसके इक्वल होता है, -1 power i plus j और Mij, ये माइनर के इक्वल होता है, ठीक है। तो कोफैक्टर और माइनर में ये रिलेशन है। तो कुल मिला के अगर i plus j इवन है तो प्लस और ऑड है तो माइनस आ जाएगा, राइट। थोड़ी बहुत थ्योरी वाला पार्ट है, इसको अपन देखते हैं। अब कोफैक्टर क्या लिखा अपन ने, -1 power i plus j Mij। तो किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर आपको एक्सपेंशन लिखना है किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में, तो जैसे ये है, ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, बिल्कुल अवेयर रहिएगा, बिल्कुल अवेयर। किसके रेस्पेक्ट में करें एक्सपेंशन इसका, फर्स्ट रो के एलिमेंट A11, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, C11। एलिमेंट A22, इसका कोफैक्टर C22। A12 आएगा, A12, तो ये कितना हो गया, C12 प्लस A13, तो इसका कोफैक्टर C13। तो किसी भी रो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें लिखा हुआ है, आप देख भी ले सकते हो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या मिलता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिलती है। क्या मिलता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसे मान लीजिए आप चाहते हो, क्या चाहते हो बच्चों, IIT में सिलेक्ट होना चाहते हो, बिल्कुल चाहते हो ना, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और मेहनत के लिए मुझे पता है आप इतनी देर तक टिके हुए हो तो आप में जोश और जज्बा दोनों है या नहीं है, यस और नो, चैट बॉक्स में डालिए, जोश है या नहीं है, बिल्कुल बिंदास, यस है ना। मुस्कान ने बोल दिया भाई, शर्मा जी यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जोश लास्ट तक बरकरार रखना, क्योंकि जब एग्जाम्पल्स आएंगे जब मजा आएगा, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें मैं चाहता हूं किसके रेस्पेक्ट में, थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, थर्ड कॉलम। तो मैं आंसर नहीं दूंगा, मेरे प्यारे डायनामाइट्स देंगे, फोड़ डालिए इसको। थर्ड कॉलम A13, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, C13 प्लस A23, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, C23 प्लस A33, इसका कोफैक्टर C33, और कोफैक्टर सबको निकालना आता है, ठीक है। तो ये किसी भी रो या किसी भी एलिमेंट के, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को
उनके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिलेगी। अरे ठहरो, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन एलिमेंट आपने मान लीजिए फर्स्ट रो के ले लिए, किसके? फर्स्ट रो के, और कोफैक्टर्स सेकंड रो के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनके कोफैक्टर्स ले लिए। एलिमेंट तो बाबा फर्स्ट के लिए और कोफैक्टर किसके लिए? सेकंड के लिए। बहुत नाइंसाफी है। तो क्या मिल जाएगा? बिग जीरो। क्या मिलेगा? बिग जीरो। इंडिया ने जीरो ही दिया है तो जीरो ही मिलेगा। कब मिलेगा? जब एलिमेंट किसी रो के हो और कोफैक्टर किसी दूसरी रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर हो। फॉर एग्जांपल देखिए, तो इसमें देखिए एलिमेंट किसके ले रहा हूं मैं? फर्स्ट रो के, A11 फर्स्ट एलिमेंट, और कोफैक्टर सेकंड रो के, तो C21 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर, प्लस A12 C22 प्लस A13 C23। समझ गए? ये जो लिखा हुआ है रीड कर लिया, चाहे रो के रेस्पेक्ट में करें चाहे कॉलम के रेस्पेक्ट में। अगर किसी दूसरी रो या दूसरे कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे ना, जीरो मिलेगा। तो आंसर कितना आएगा? बिग जीरो। कितना आएगा? बिग जीरो। क्लियर है बात सबको? तो बिल्कुल दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, जेईई मेन में कभी भी टपक सकता है, ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। क्लियर है? और ध्यान रखना, ये अगर आप नहीं भी लिख पाओ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि सुपर मेगा रिवीजन का जो है इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, सारे क्वेश्चंस थ्योरी वाला पार्ट भी आपको यहां पे जो भी अवेलेबल है वो सब मिल जाएगा। इसराइल के ऐप पे जाके आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी लिखने में ज्यादा टेंशन नहीं करना। यूनिक कॉन्सेप्ट है, जोश के साथ बिल्कुल परफेक्ट रिवीजन करेंगे और इंपॉर्टेंट चीजों का ज्यादा रिवीजन करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो अभी गुरुजी ने आपको समझा दी, देखो सुनहरा चमक रहा है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। दूसरा देखो जीरो। ठीक है? तो जो अपन ने बात कहा वो हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। पूरी इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे ना, क्या बाबा? कैलकुलेट करोगे तो जीरो आ जाएगा। वो कौन करेगा? आप करोगे। पेपर आपको देना है, ध्यान रखिएगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में बात करते हैं। एक मिनट, काफी आगे चला गया एकदम से। यस, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सुनिएगा, आप सुनिएगा। अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल है तो वैल्यू क्या होगी बताओ? बिना पेन चलाए बताना है। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो वैल्यू जीरो। किसी भी एक रो में जीरो जीरो आ गया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो। बिल्कुल ठीक है। डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज, डेल्टा और डेल्टा ट्रांसपोज, दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो या उसके ट्रांसपोज की वैल्यू निकालो, दोनों सेम आती है। राइट? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। प्रॉपर्टी अप्लाई करना सबको आता है। अब देखिए इसमें, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, जो अपन रो के लिए बोल रहे हैं एज इट इज कॉलम के लिए भी है, आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर। इसका अलग किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी वैसे ही बदल जाएगी। सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टी है। चलिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो डिटर्मिनेंट्स लिखे हुए हैं, इन डिटर्मिनेंट्स का रिजल्ट एज इट इज याद कर लेना। और एक और बात, ये जो लिखा हुआ है देख रहे हो, ABC BCA CAB, इस पे क्वेश्चन आएगा इस बार, लिख लेना, ध्यान रखना। ये जो लिखा हुआ है इस पर एग्जाम्पल बनेगा, 101% क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखिएगा इसी के बारे में, इस पर क्वेश्चन आएगा। ये वाले रिजल्ट तो सबको याद रहते हैं, तो एग्जामिनर इस बार गूगली फेंकेगा, तो इस पे रिजल्ट बनने के पूरे पूरे चांसेस। और क्वेश्चन में कुछ बना के भी लिखाऊंगा आपको, लास्ट में लिखाऊंगा लेकिन, है ना? तो तैयार रहिएगा। चलिए, इसी बहाने अब क्वेश्चन पे आ गए भैया। बोनी अच्छी होनी चाहिए, है ना? शुरुआत बढ़िया तो एंड भी बढ़िया। तो भाई आपके सामने है, इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू ए, बीटा इज नॉट इक्वल टू बी, गामा इज नॉट इक्वल टू सी। इसका अलग कहीं पे भी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हुई, इसलिए एग्जामिनर ने दे दिया। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपन को बतानी है। क्या करना है? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। अब कोई भी बिजनेस अगर आप सेट करते हो तो भाई क्या करोगे, क्या ध्यान रखोगे? जैसी डिमांड होगी वैसी ही सप्लाई करोगे आप, या अपनी मर्जी से करते रहोगे?
डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई तय करोगे ना, तो यहां पे डिमांड क्या है, अल्फा माइनस ए बनाइए, बीटा माइनस बी बनाइए, गामा माइनस सी बनाइए। समझे? ये इसी क्वेश्चन के लिए नहीं कह रहा, जितने भी क्वेश्चन आएंगे जैसे वो कह रहा है उसी पाथ पे अपन को चलने को मांगता है, राइट। तो अब यहां पे देखिए अल्फा माइनस ए, बीटा माइनस बी, गामा माइनस सी, तो हमने क्या किया यहां पे, स्टार्ट यहां से कर देते हैं, R2 चेंज इनटू, प्रॉपर्टी यूज कर रहे, R2 चेंज इनटू R2 माइनस R1, ओके। सिमिलरली R3 ऑल्सो चेंज इनटू R3 माइनस R1, ये चेंज कर दिया अपन ने। तो जो डिटर्मिनेंट हमारे पास बन रही है वो डिटर्मिनेंट क्या आएगी, देखिए इसमें दिस इक्वल्स टू 0। अब वो डिटर्मिनेंट कितनी आएगी, देखिए R2 चेंज इनटू R2 माइनस R1, तो R1 को चेंज करा ही नहीं है, तो अल्फा बी एंड सी, R2 माइनस R1 ए माइनस अल्फा, बीटा माइनस बी एंड सी माइनस सी इज 0, ओके। R3 चेंज इनटू R3 माइनस R1, तो R3 में से R1 को सेपरेट करिए, ए माइनस अल्फा, बी से तो बी कट जाएगा, इसके बाद गामा माइनस सी, गामा माइनस सी आ गया, आया नहीं आया। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन आगे बढ़ते हैं इसमें, तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, एक्सपेंड कर दो डायरेक्ट, तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय, क्या मिला हमें यहां पे, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, वो कितना है हमारे पास, बीटा माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय गामा माइनस सी, ये आ गया अपने पास, आया नहीं आया। आगे देखिए, इसके बाद किसी भी के रेस्पेक्ट में आप एक्सपेंड कर सकते हो, तो अपन एक काम करते हैं, यहां पे तो ए अल्फा बी और सी दोनों आ रहा है, तो कोशिश ये करो किसी ऐसे के रेस्पेक्ट में करें जिसमें कम से कम लिखना पड़े, तो थर्ड रो के रेस्पेक्ट में करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, थर्ड रो के रेस्पेक्ट में। देखिए इसी बहाने एक्सपेंशन भी सीख जाओगे, तो ए माइनस अल्फा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये कितना हो गया, माइनस बीटा माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय सी, राइट। इसके रेस्पेक्ट में 0 हो गया। अब इसके रेस्पेक्ट में प्लस, प्लस वाली पोजीशन है, गामा माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, कितना आ गया, अल्टीमेटली कैलकुलेशन तो उतनी करनी पड़ी अपने को, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस अल्फा, ठीक है। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू अपन को किसके इक्वल दे रखी है, 0, उधर स्पेस नहीं है, मैंने इस साइड पे लिख दिया इसको, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में अरेंज करना है, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और इस फॉर्म में अरेंज करना है। अब कैसे अरेंज करोगे, देखो अल्फा माइनस ए, बीटा माइनस बी, गामा माइनस सी, थ्रू आउट इससे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय, क्या क्या मैंने, डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस ए, बीटा माइनस बी एंड गामा माइनस सी, बिंदास होकर डिवाइड करना है। क्यों, एग्जामिनर ने बोल रखा है ये 0 नहीं है अपने पास, तो नॉन जीरो से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहां से जो रिजल्ट आया तो 0 इज इक्वल टू, अब यहां से देखिए अल्फा माइनस ए से इसको डिवाइड किया, बीटा माइनस बी कट गया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो सी अपॉन गामा माइनस सी आ गया, आया नहीं आया, यहां से जो रिजल्ट आया सी अपॉन गामा माइनस सी, ये रिजल्ट मिल गया। इसके रेस्पेक्ट में क्या ना अपन ने, आगे देखिए इसमें, अब आगे क्या चाहिए अपन को, यहां पे गामा माइनस सी, तो इसको भी डिवाइड किया अपन ने, बीटा माइनस बी ए माइनस अल्फा, तो यहां से रिजल्ट क्या आया हमारे पास, प्लस गामा माइनस सी बीटा माइनस बी, तो अल्फा अपॉन अल्फा माइनस ए, कितना, प्लस अल्फा अपॉन अल्फा माइनस ए, ये रिजल्ट आ गया। अब लास्ट वाला माइनस बी, अब ए माइनस अल्फा है तो प्लस कर दिया, तो अल्फा माइनस ए गामा माइनस ए, तो बी अपॉन बीटा माइनस बी, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, लास्ट वाले पार्ट में देखिए एक बार कुछ गलत तो नहीं लिखा अपन ने, गामा माइनस सी किसके रेस्पेक्ट में किया अपन ने, देखिए तो R1 को ही चेंज करते हैं इस बार, R1 चेंज इनटू R1 माइनस R2, ठीक है। सिमिलरली R3 चेंज इनटू R3 माइनस R2, एक को तो कांस्टेंट रखना ही है, तो अल्फा माइनस है, राइट, बी माइनस बीटा, यहां से कितना हो गया 0, R3 चेंज ए बीटा और ये सी, यहां से R3 चेंज R3 माइनस R1, तो ए माइनस अल्फा, ये 0 और गामा माइनस सी, ये आ जाएगा। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड किया तो अल्फा माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा, बीटा मल्टीप्लाइड बाय गामा माइनस सी, ठीक है।
माइनस बी माइनस बीटा, इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे तो ए मल्टीप्लाइड बाय गामा माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस एल्फा, और लास्ट वाला पार्ट जीरो। तो यहां से ये जो रिजल्ट है किसके इक्वल गिवन है, जीरो के इक्वल। तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, बीटा मल्टीप्लाइड बाय एल्फा माइनस ए गामा माइनस सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय बी माइनस बीटा, और तो प्लस कर देते हैं तो बीटा माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय गामा माइनस सी, यहां पे प्लस कर दिया सी मल्टीप्लाइड बाय एल्फा माइनस ए, इसको माइनस माइनस प्लस, और यहां पे और ये माइनस माइनस प्लस, बीटा माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। ये रिजल्ट आया अपने पास, राइट। अब यहां से जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से एल्फा माइनस ए बीटा माइनस बी गामा माइनस सी से डिवाइड कर देते हैं। तो एल्फा माइनस ए गामा माइनस, तो बीटा अपॉन बीटा माइनस बी प्लस यहां पे जो रिजल्ट आया अपने पास सी अपॉन कितना रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, बीटा माइनस बी गामा माइनस सी, तो ये एल्फा माइनस ए प्लस यहां से जो रिजल्ट आया, एक मिनट, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर है यार इसमें यार, है ना, कहीं ना कहीं इसमें कैलकुलेशन एरर है। गामा अपॉन गामा माइनस सी, कहीं ना कहीं रिटर्न में मिस्टेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, टाइम मिलेगा जब, क्योंकि दो बार कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में फंस तो नहीं सकते अपन, है ना। एल्फा माइनस है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में क्या, तो ए मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ये ए भूल गए ना अपन, यहां पे कितना आएगा ए, तो यहां पे कितना आ जाएगा ए, दिस इज ए, ठीक है, और यहां पे बीटा अपॉन, और ये आ जाएगा हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो सी आएगा यार यहाँ पे, ना यहाँ पे क्या आएगा सी, तो ए बी सी इस तरह से मिलेगा, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को, यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, आई थिंक इसकी वैल्यू, है ना। तो देखिएगा इसको एक बार, सी आंसर आ रहा है, जीरो वैल्यू मिल जाएगी, तो कैलकुलेशन एरर में भी पॉसिबल, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं। एफ एक्स अपने को गिवन है, देन दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, कोशिश अपन ये करते हैं यार इसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करेंगे यहां पे तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी अपन ऑफकोर्स यूज करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर R2 चेंज इनटू R2 माइनस R1 अप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली R3 चेंज इनटू R3 माइनस R1, ये प्रॉपर्टी अपन यूज करते हैं। तो ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, ये रिजल्ट क्या आया इसके बारे में देखिए। R2 चेंज, R1 में कोई चेंज नहीं है, तो इसको तो ऐसे कैसे लिखा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो गया कॉस 2x। फर्स्ट रो में अपन ने कोई चेंज नहीं किया, राइट। अब सेकंड रो में R2 चेंज इनटू R2 माइनस R1, कितना आ गया 2, इसमें से इसको माइनस किया अगेन 2, इसमें से इसको माइनस किया 0, ओके, इसमें से इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे अगेन 2, और इसमें से इसको माइनस करेंगे 1, ये रिजल्ट आ गया। तो दिस इज द फंक्शन एफ एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। आंसर कितना दे रहे हो, 2 आंसर दे रहे हो, अभी पता लगेगा कितना आंसर है। तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई करें तो ये जो रिजल्ट आया 2, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसके बाद प्लस तो 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अब इसका प्रोडक्ट किससे होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2, और लास्ट में प्लस कॉस 2x, कितना है हमारे पास cos 2x, प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 कितना आ रहा है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये जो रिजल्ट बन रहा है हमारे पास, अब ये रिजल्ट किसके इक्वल आया, देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये 4 तो बाहर आ गया, तो यहां से -2 क्या रिजल्ट मिल गया, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिखा, प्लस 4 cos 2x, ये रिजल्ट आया। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है cos 2x, तो 4 cos 2x माइनस, तो ये आ जाएगा दिस इज 4 प्लस 2 cos 2x, ये आ जाएगा। अब x की रेंज कहां से कहां तक दे रखी है, 0 से पाई, तो 2x कहां से कहां तक है, 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई में cos थीटा -1 से +1 देता है। तो बताइए मिनिमम वैल्यू कितनी आई, 2। हमसे कौन सी वैल्यू पूछी है, मैक्सिमम। मिनिमम वैल्यू जो दे रहे थे अब वो मैक्सिमम देने लग गए, तो अल्टीमेटली इसकी रेंज कहां से कहां तक आ गई, 2 to 6, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। चलिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये भी जेईई मेन PYQ है, फटाफट अटेम्प्ट मारिए, फैक्टोरियल दिखा हुआ है, और देन द सम ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा।
सम ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा सच डेट p पावर अल्फा एंड p प्लस 2 पावर बीटा। क्वेश्चन में क्या है, p पावर अल्फा और p प्लस 2 पावर बीटा डिवाइड डेल्टा, तो इस डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर रहा है। हां भाई, एनीवन क्वेश्चन समझ में आ गया? जेईई मेन का ही है, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए फैक्टोरियल सबको पता है, तो यहां पे p फैक्टोरियल, p प्लस 1 फैक्टोरियल, p प्लस 2 फैक्टोरियल, सबसे छोटा कौन सा है p, तो कॉमन ले लीजिए। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू, देखिए डेल्टा इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो में से p फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, सेकंड रो में से p प्लस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, थर्ड रो में से p प्लस 2 फैक्टोरियल मैंने कॉमन ले लिया, राइट। अब जो डिटर्मिनेंट हमारे पास बच रही है उस डिटर्मिनेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो डिटर्मिनेंट है यहां से क्या बचेगा 1, ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या बचेगा p प्लस 1, इसको रिड्यूस करके लिखेंगे तो p प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल p कॉमन आ गया, इसको क्या लिखा p प्लस 2 इंटू p प्लस 1, तो यहां से क्या मिला हमें p प्लस 1 और थर्ड एलिमेंट p प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय p प्लस 1, राइट। इसमें से यहां से 1 आएगा, यहां से क्या आएगा प्यारे बच्चों p प्लस 2, यहां से क्या मिलेगा थर्ड वाले में p प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय p प्लस 2। एक सिमेट्रिक पैटर्न अपने आप बनेगा, घबराना नहीं है, पैटर्न अपने आप बनेगा। यहां से देखिए 1, यहां से क्या मिला p प्लस 3, क्योंकि क्या कॉमन लिया था इससे अपन ने, फैक्टोरियल p प्लस 2 कॉमन लिया था अपन ने। इधर से क्या आया p प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय p प्लस 3, ये रिजल्ट आ गया। अब क्या करना है, अरे 1 1 बन गया, माइनस कर दीजिए प्रॉपर्टी यूज करके, तो R2 चेंज इनटू R2 माइनस R1, सिमिलरली R3 चेंज इनटू R3 माइनस R1। तो जैसे अपन ने प्रॉपर्टी यूज करी, यहां पे देखिए p फैक्टोरियल, p प्लस 1 फैक्टोरियल, p प्लस 2 फैक्टोरियल, और इसमें देखते हैं फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है तो 1 p प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय p प्लस 2, राइट। सेकेंड रो में देखिए ये 0 हो गया, इसमें से इसको माइनस किया 1 आ गया, इसमें से इसको माइनस करना है तो p प्लस 2 तो कॉमन आ गया, p प्लस 3 माइनस p प्लस तो 2 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय p प्लस 2, राइट। इसमें से इसको माइनस किया तो अगेन 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा हमें, और इसमें से इसको माइनस किया तो यहां से इसको माइनस करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लिखते हैं p स्क्वायर प्लस 7p प्लस 12 माइनस p स्क्वायर माइनस 3p माइनस 2, साइड में लिख लिया अपन ने। तो p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, 7p माइनस 3p 4p, राइट। 12 माइनस 2 कितना हो गया प्लस 10, ये रिजल्ट आया। अब वैल्यू लिख देते हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू p फैक्टोरियल। अरे भाई इंदौरी बाबू, जो इंदौर का बच्चा है, आंसर आया नहीं आया? तो यहां पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ दिस टू माइनस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, तो 4p से 4p कट गया, 10 यहां से यहां कितना आ गया 10, यहां से कितना आ गया 4, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब सिंप्लीफिकेशन के बाद ये मिला, राइट। अब हमसे क्या बोला है, देन दी सम ऑफ द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, p पावर अल्फा एंड p प्लस 2 पावर बीटा, कितना लिखा हुआ है p प्लस 2 पावर डिवाइड। तो देखिए ध्यान देना, इसको आप ब्रेक करोगे क्या आएगा, p प्लस 1 इंटू p, याद आ गया। तो अगर अपन यहां पे देखें p मल्टीप्लाइड बाय p माइनस 1 फैक्टोरियल, p प्लस 1 p मल्टीप्लाइड बाय, यहां से कितना आ जाएगा p माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया p प्लस 2 p प्लस 1 p मल्टीप्लाइड बाय p माइनस 1 फैक्टोरियल, आगे 6 को ये लिख दिया मैंने। तो p पावर अल्फा, तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 3, p प्लस 2 ये रहा, एक ही जगह पर आया देखिए, तो p प्लस 2 की वैल्यू, जो यहां पे बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा 4 के इक्वल, किसके इक्वल आएगा 4 के इक्वल। आसान क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा टफर साइड पे क्वेश्चन, मॉडरेट बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो मॉडरेट क्वेश्चन। आप कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो आपकी तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो, नहीं बना सकते बताइए। अरे आप आराम से बाद में भी देख सकते हो, रिपीट वाला टाइम इतना नहीं होता, आप आराम से देख सकते हो। हमने क्या किया, केवल यहां से कॉमन लिया, फर्स्ट रो में से फैक्टोरियल p कॉमन आ गया, सेकंड रो में से फैक्टोरियल p प्लस 1 और थर्ड रो में से फैक्टोरियल p प्लस 2, ये कॉमन आ गया। यहां पे 1, यहां पे p प्लस 1 बचेगा,
यहां पे p+2 इंटू p+1, ये प्रोसेस लगा है। जैसे ही 1 1 1 मिला हमने तुरंत दो जगह जीरो बना दिया, जीरो बनाते ही ये रिजल्ट आ गया। इसको भी फैक्टोरियल p-1 में ब्रेक किया, क्योंकि हमें p और p+2 चाहिए, तो इसको ब्रेक किया p इंटू फैक्टोरियल p-1, इसको ब्रेक किया p+1 इंटू p इंटू फैक्टोरियल p-2, ऐसे इसको भी ब्रेक किया, तो p इंटू p 3 बार आ गया और p+2 एक बार ही आया, तो मैक्सिमम वैल्यू ये पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर एंड ए नेचुरल नंबर एन क्या दिया हुआ है, कोई नेचुरल नंबर दे रखा है अपने को, यहां ए आर, ये डिटर्मिनेंट इस तरीके से, डिटर्मिनेंट आर के फंक्शन की फॉर्म में दे रखी है। क्वेश्चन समझने में आ गया सबको, आया नहीं आया, कैसे करेंगे बताइए, जो कहा जा रहा है क्वेश्चन में उसको फॉलो करेंगे, बड़े ध्यान से समझना। तो ट्वाइस ऑफ A10 माइनस A8, ट्वाइस ऑफ A10, आर की जगह क्या रख देंगे 10, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, किसी भी एलिमेंट से डिटर्मिनेंट को अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। तो ट्वाइस ऑफ A10, क्या लिखा हमने यहां पे, ट्वाइस ऑफ A10 माइनस A8, तो डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं अपन यहां पे। तो ट्वाइस ऑफ A10 माइनस A8, देखिए 10 लिखा, 2 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को ही कर रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां से जो रिजल्ट मिला, क्या रिजल्ट मिल गया हमें यहां पे 20, 10 वैल्यू कितनी है इसकी, यहां पे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन बेसिकली। तो यहां पे ये जो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में जो डिटर्मिनेंट है A10, तो यहां से कितना हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाय 2, कितना हो गया 40, राइट। यहां से जो रिजल्ट 30, ठीक है, 30 माइनस 2 कितना होगा 28 मल्टीप्लाइड बाय 2, कितना हो जाएगा 56। बाकी का पार्ट हमने एज इट इज रखा क्योंकि वो आर पे डिपेंड नहीं कर रहा, राइट। माइनस, अब यहां पे कितना है A8, जैसा कहा जा रहा है वैसा रख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8, यहां पे कितना हो गया 16, यहां पे कितना हो गया 22, आई थिंक कितना हो गया 22, रिमेनिंग पार्ट एज इट इज लिख दिया अपन ने। अब ध्यान देना, अब दो डिटर्मिनेंट एक्सपेंड नहीं करना, दो डिटर्मिनेंट या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट्स को कब ऐड कर सकते हैं, जब उनमें केवल और केवल और केवल और केवल एक ही रो या एक ही कॉलम के एलिमेंट्स क्या हो, डिफरेंट हो, बाकी सब आइडेंटिकल हो, तो डायरेक्ट इनको ऐड कर देंगे। तो डायरेक्ट अगर अपन ऐड करेंगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, दिस इज इक्वल्स टू, अब यहां पे जो रिजल्ट है अल्फा और बीटा की फॉर्म में देना है अपने को, किसकी फॉर्म में देना है, अल्फा और बीटा की फॉर्म में। तो यहां से माइनस करेंगे तो 20 माइनस 8 कितना मिल गया 12, 40 माइनस 16 कितना आ गया 24, 56 माइनस 22 तो ये कितना हो गया 34, ये रिजल्ट आ गया। बाकी का पार्ट एज इट इज लिखा 1 2 3, राइट। यहां पे देखिए अब जो लिखा हुआ है इसको टारगेट करते हैं क्योंकि अल्फा बीटा इधर से ही मिलेगा अपने को, n² 2 प्लस अल्फा, ओके, n² माइनस बीटा और n यहां पे देखो अगर अपन देखें 3n² 2 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 3n² 2 माइनस दिस इज n/2। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर जो है अल्फा और बीटा की फॉर्म में है या नहीं है, तो टारगेट वही रखते हैं, आंसर जो है अल्फा बीटा की फॉर्म में लेके आएंगे। तो आंसर अल्फा बीटा की फॉर्म में लाने के लिए आगे इसको सिंप्लीफाई करें, R2 चेंज इंटू ट्वाइस ऑफ R1, R3 चेंज इंटू 3 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। तो ये ऑपरेशन यूज कर रहे हैं अपन, R2 चेंज इंटू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, जिस रो को या जिस कॉलम को चेंज करते हैं उसको किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करना होता, माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। तो अब यहां पे जो रिजल्ट है हमारे पास, ये रिजल्ट किसके इक्वल आया ये अपन देखते हैं, दिस इक्वल्स टू, अब देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं किया, एज इट इज लिख दिया मैंने 12 1 n² 2 प्लस अल्फा। अब सेकंड रो में चेंज किया है, इसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो दिस इज 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया 0। सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या लगता है सही डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है गलत डायरेक्शन में हो रहा है। ये कितना हो गया 0, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको किससे मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो n² से n² कट गया, माइनस तो माइनस कॉमन ले लिया तो बीटा माइनस 2 अल्फा ये आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करिए प्यारे बच्चों, तो -2 मिला हमें यहां पे, अगेन 0, 3 टाइम्स कर रहे हैं इसको, तो इसमें से इसको माइनस किया
तो 3n² से ये पार्ट कट गया, कटा नहीं कटा? अब इसको वापस 3 टाइम्स किया तो यहां से कितना आ गया? दिस इज -n/2 -3α, ये आ जाएगा अपने पास, आएगा नहीं आएगा? अब आगे देखिए 0 0 आ गया ना, बस काम समाप्त हुआ। अब देखो दिस इक्वल्स टू क्या किया जाए, इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, तो यहां से जो रिजल्ट आया हमारे पास, यहां कितना था? माइनस, या प्लस था ना? तो यहां पे देखिए कौन सी पोजीशन है हमारे पास? माइनस वाली पोजीशन है, इसके रेस्पेक्ट में तो -1 मल्टीप्लाइड बाय ये तो 0 माइनस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस 2α, राइट? तो यहां से 4α प्लस 2 बीटा, तो आंसर विल बी 4α प्लस 2 बीटा। फर्स्ट आंसर कौन सा आएगा? फर्स्ट आंसर आएगा। क्लियर है? तो इस तरह के प्रॉपर्टी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, इसमें नई चीज क्या है या जिस चीज पे आपको ध्यान देना है वो क्या है? अगर डिटर्मिनेंट की कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में ही वेरिएबल्स हो और उनको ऐड या सेपरेट करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा में, जैसे r यहां की जगह यहां पर भी होता, तब फिर डायरेक्ट ऐसे ऐड नहीं करते, फिर क्या करते? एक्सपेंड करना पड़ता और फिर वैल्यू निकालनी पड़ती। ये ध्यान रखिएगा, है ना? अब ये एक और क्वेश्चन आया। अब देखिए यहां पे प्यारे बच्चों, कोई PYQ VIQ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब जेईई मेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये कौन सा है? जेईई मेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है, ये प्यारे बच्चों आ सकता है, जेईई मेन में आ सकता है। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, डिटर्मिनेंट के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री भी कवर कर रहा है, और इक्वेशन बनेगी तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी आएगी। आएगी नहीं आएगी? क्या पूछा गया है? फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कौन से इंटरवल में? -π/4 से +π/4। तो यहां पे सबसे पहले क्या क्या मैंने यहां पे C1 चेंज इनटू C1 प्लस C2 प्लस C3, R भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी हो, जैसे दोनों में से कोई सा भी चेंज किया जा सकता है। अब ये चेंज करा है, ठीक है, तो यहां पे जो रिजल्ट आ रहा है अपन उसके बारे में बात करते हैं। तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो sin x प्लस 2 cos ऑफ x, राइट? यहां पे भी वही आया है, sin x प्लस 2 cos ऑफ x, यहां पे भी क्या है? sin x प्लस 2 cos ऑफ x। ये वाला पार्ट इनमें अपन ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, इसको एज इट इज रखा, इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप ये हो गई। ऐसे लिखने के पीछे एग्जाम में भी कैलकुलेशन में टाइम ऐसे बचाना है प्यारे बच्चों। अगर एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी आपने ऐसे टाइम सेव करके एग्जाम में सही कर दिए तो रैंक में काफी ड्रास्टिकली डिफरेंस आ जाता है। समझ रहे हो? जिंदगी यहां से शुरू होनी थी, कहां से शुरू हो रही है? वहां से। हम भी बोलेंगे अपना ये बच्चा है, अपना SMR में पढ़ा हुआ है ना, प्राउड फील करेंगे। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करना और क्वेश्चन छोड़ना इंपॉर्टेंट है। लिख लेना इन शब्दों को, बोर्ड एक लिखकर दीवार पे टाक लेना कि सर ने कहा है क्वेश्चन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्वेश्चन छोड़ना और टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करना। जिसने सीख लिया उद्धार हो जाएगा उसका, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना। अब देखो, अब इसमें अपन बात करते हैं, यहां पे आगे बढ़ेंगे अपन। तो देखो फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन आ गया? sin x प्लस 2 cos x। क्या कॉमन आ गया बच्चों? sin x प्लस 2 cos ऑफ x कॉमन आ गया। आया नहीं आया? अब देखिए इसी स्टेप में कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद यहां क्या बचेगा? 1 1 1 बचेगा, और 1 1 बचेगा तो आप क्या करेगा? 2 जगह 0 बनाएगा। तो आपने यहीं पे प्रॉपर्टी यूज कर ली, R2 चेंज इंटू R2 माइनस R1, R3 चेंज इंटू R3 माइनस R1। कब चेंज करी? जब ये पूरे पार्ट को बाहर लेके आ गए। तो यहां से बाहर लेने के बाद आपने प्रॉपर्टी यूज करी तो क्या रिजल्ट आया? देखिए इसमें फर्स्ट वाले में तो अगर अपन देखें यहां पे 1, इसको कोई चेंज नहीं किया अपन ने, 1, इसके बाद cos ऑफ x, इसके बाद cos ऑफ x, राइट? इसमें से इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया sin x माइनस cos ऑफ x, इसमें से इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया 0, अरे भाई 0, अरे भाई sin माइनस cos, sin x माइनस cos ऑफ x, दिस इक्वल्स टू 0, राइट? क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब फैक्टर्स क्या हो गए? sin x प्लस 2 cos ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय, अब इसका एक्सपेंशन करना है। क्या रिजल्ट आया हमारे पास? sin x माइनस cos ऑफ x होल स्क्वायर इक्वल टू 0।
क्लियर है? तो यहां से जो रिजल्ट आया दिस इज 10x इज इक्वल टू -2 और यहां से क्या रिजल्ट आया 10x इज इक्वल टू 1। आया नहीं आया? अब 10x इक्वल टू -2 देखिए -π/4 से +π/4 है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक है। तो 10x इक्वल टू -2 तो नीचे चला गया क्योंकि -1 से इस साइड पर है, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो गया। ये वाला तो क्या हो गया हमारे पास? रिजेक्ट हो गया और ये वाला पार्ट सिलेक्ट हो गया। तो देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ x विच इज x इक्वल टू अरे x इक्वल टू π/4। समझ गए? तो देयर इज क्या पूछा है? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या बोला? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इन दिस इंटरवल। तो देयर इज ओनली 1 AIR 1। अब देखिए आगे। अरे बच्चों ये क्वेश्चन आ गया, देखते ही हार्ट अटैक आ गया। अरे सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे? क्या करेंगे? प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एक आम स्टूडेंट क्या करेगा? प्रॉपर्टी यूज करेगा। तो प्रॉपर्टी यूज क्या करेगा स्टूडेंट? अरे भाई कुछ ना कुछ तो करेगा। ये है ना अपने पास, तो इसने इसे चेंज किया, R2 चेंज इनटू R2 माइनस R1 प्लस R3, R2 चेंज इनटू R2 माइनस R1 प्लस R3, बरोबर है? जैसे ही ये प्रॉपर्टी आप लगाओगे, जैसे ही ये प्रॉपर्टी आप लगाओगे तो भाई आपको क्या मिलेगा ये अपन देखते हैं यहां पे। जैसे ये प्रॉपर्टी अपन यूज करेंगे तो जो रिजल्ट आया, जिसको चेंज नहीं किया उसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। R2 चेंज इनटू R2 माइनस R1 प्लस R3, इन दोनों को ऐड करा, ठीक है, इसमें से सेपरेट कर रहे हैं तो -4 आया। कितना आया? -4, राइट। इन दोनों को ऐड किया, इसको सेपरेट किया तो 0 आ गया। इन दोनों को ऐड किया, इसको सेपरेट किया तो 0 आ गया। बस अपना काम तो बन गया। क्या मिला हमें यहां से? x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, राइट। ये ऊपर जो मैंने हटाया था इसको भी इसी स्टेप में वापस लिख देता हूं क्योंकि इसी स्टेप में अपन आंसर कैलकुलेट करेंगे। अब आंसर कौन पहले लेके आता है मेरे प्यारे बच्चों? मैं पहले लेके आता हूं या मेरे फ्रीडम फाइटर्स पहले लेके आते हैं? बताइए आंसर क्या आएगा, कौन पहले लाता है? मैं तो इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहा हूं। ये कितना हो गया? दिस इज 4 मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 1। किसी का आंसर आया? नहीं आया अभी तक। माइनस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू ax प्लस कितना है? b, इज इक्वल टू ax प्लस b। अब देखिए 4 मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x प्लस x माइनस 1 माइनस अगेन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू ax प्लस b। ये आ जाएगा। 400 भूलना नहीं है जल्दबाजी में। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया, माइनस माइनस प्लस 6x, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 6x, ये कितना हो गया? -3 इज इक्वल टू ax प्लस b, राइट। तो a इज इक्वल टू 24 एंड b इज इक्वल टू -12। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू? अरे a बाई बी की वैल्यू कौन बोल रहा है? 2, -2, वेरी गुड। तो यहां पे a बाई बी इज इक्वल टू -2, डी ऑप्शन आ गया। आया नहीं आया? तो प्यारे बच्चों ऐसे अपन ने यहां प्रॉपर्टी यूज करी। अब कोई कहेगा सर प्रॉपर्टी क्लिक कैसे करेगी? जरूरी नहीं है एक ही स्टेप में आए, हो सकता है 2 स्टेप में भी आप लगा सको, और फिर गुरुजी है ना ट्रिक भी लगा सकते हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। ट्रिक नहीं, मजा नहीं आता ट्रिक बोलने में। क्या बोल रहे हैं अपन? जुगाड़ टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड फेमस इंडियन टेक्नोलॉजी। तो फेमस इंडियन टेक्नोलॉजी कौन सी है? जुगाड़। जुगाड़ पे बड़ी बड़ी सरकारें चल रही है, समझ गए? तो यहां पे मैथमेटिक्स भी चलेगी। कैसे? देखिए ax प्लस बी, ए और बी का रेशो निकालना है। तो मेरे प्यारे पप्पू सबसे पहले मैंने क्या पुट किया? x इक्वल टू 0। क्या पुट कर दिया? x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, दिस इज इंप्लाइज अल्टरनेट नहीं, जेटी बोले तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी। x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, डिटर्मिनेंट देखिए क्या बनी? 0 1 -2, ये कितना आ गया? -1 0 -3, यह आ गया 3 -1 -1, और ये कितना आ गया? b। किसकी वैल्यू आ गई? b की वैल्यू आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b इज इक्वल टू कितना आ गया? -12। अब b की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? a की वैल्यू। अब वो कैसे निकालें सर? अरे बाबू b आ गया तो a निकालना है, तो x इक्वल टू 1 पुट कर दो। x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगी?
2 2 -1, यहां से कितना हो गया, 5 में से 1 गया तो 4 3 एंड दिस इज 0, दिस इज 6, 1 पुट किया, नाउ 1 एंड दिस इज 1, और ये किसके इक्वल हुआ, a -12, सो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां पे, 12 + 12 24, a विल बी 24। तो ये अल्टरनेट जो अप्रोच है, अल्टरनेट अप्रोच बोले तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी जो अपन ने काम में ली है, ये भी आपको आना चाहिए। डिटर्मिनेंट में कई क्वेश्चंस, कई बार एग्जामिनर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करने के लिए बाबा ऐसे दे देता है कि आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो वैल्यूज पुट करके, समझ गए। तो ये अच्छे से आपको आना चाहिए, क्योंकि ये भी बड़ा मजेदार है। आ गया ना, ये आम जिंदगी है, ये मिंटोस जिंदगी। हाँ बिल्कुल परफेक्ट। हाँ मेथड नहीं है, दिस इज टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, है ना, जुगाड़ टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब समेशन के बारे में बात आई। किसके बारे में, समेशन ऑफ डी आर। डी आर ये कोई फंक्शन है आर का, और डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, वापस रिपीट कर रहा हूं, जिन्हों को याद नहीं है ध्यान से सुन लेना। अगर वेरिएबल किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में ही है, तो समेशन के डायरेक्ट डिटर्मिनेंट्स को ऐड किया जा सकता है। समेशन डायरेक्ट डिटर्मिनेंट को ऐड करने का मतलब समेशन साइन डिटर्मिनेंट के अंदर चला जाएगा। कंडीशन अप्लाई, कौन सी कंडीशन, वेरिएबल क्वांटिटी। क्या बोला मैंने, वेरिएबल क्वांटिटी किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में ही होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा हुआ तो क्या होगा सर, एक से ज्यादा हुआ तो पहले एक्सपेंड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में सिग्मा निकालेंगे। समझ गए, दोनों चीजें क्लियर है, दूध का दूध और पानी का पानी। तो यहां पे वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, आर, फर्स्ट कॉलम में ही है, और कहीं पर भी आर नहीं है, बाकी सब आर से इंडिपेंडेंट है। क्लियर है। तो अगर एक ही कॉलम में वेरिएबल क्वांटिटी है तो हम क्या करेंगे, समेशन का साइन अंदर ले जाएंगे। अरे आंसर आ गया, शाबाश, मजा आ गया बच्चों, आनंद आ गया, गुरुजी खुश हो गए। अब मुझे ज्यादा नहीं समझाना। तो देखिए सिंपल वे में यहां पे क्या किया अपन ने, इसका सिग्मा अंदर ले गए, डायरेक्ट सिग्मा को अपन क्या करेंगे, अंदर लेके चलेंगे, क्योंकि वेरिएबल क्वांटिटी फर्स्ट कॉलम है। तो समेशन ऑफ आर, कहां से कहां तक, आर इज इक्वल टू 1 to n, समेशन ऑफ कितना, 2r - 1, समेशन ऑफ r स्क्वायर। समेशन से याद आया, इंटीग्रेशन में भी यही होता है। अगर वेरिएबल किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में है तो समेशन क्या है, डिस्क्रीट वैल्यूज के लिए होता है, इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस होता है। तो इंटीग्रेशन का साइन भी अंदर ले जाया जा सकता है अगर किसी भी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में ही वेरिएबल है। चलिए बाकी का पार्ट x y z, ये पार्ट मैंने एज इट इज लिखा। सो दिस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई प्यारे बच्चों, कॉपी मार देते हैं इसको। तो देखिए समेशन ऑफ r अब 1 से n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स, तो सम कितना आ गया इसका, n स्क्वायर, राइट। थर्ड वाले का देखिए सम कितना आ गया, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6, तो n इंटू n + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। ये पार्ट एज इट इज चलेगा, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0। फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम आइडेंटिकल है, तो प्रॉपर्टी यूज करते हुए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात। वेरिएबल अगर मान लीजिए, कहानी में ट्विस्ट, अगर सिग्मा की जगह एग्जामिनर ने ये दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ डी आर के रेस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे, वेरिएबल किस में है, एक ही कॉलम में, तो सीधा इंटीग्रेशन ले जाना, चाहे इंडेफिनेट हो चाहे डेफिनेट। ये जो फंक्शन होगा इंटीग्रेबल फंक्शन मिलेगा आपको। तो इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर क्या हो जाएगा, r²/2। ऐसे सब में कर सकते हैं, नया सवाल बना सकता है एग्जामिनर, तो दिमाग भी खुराफाती होना जरूरी है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को करो, वैसा ही की वैसा ही, समझ गए ना, प्रोडक्ट वही है, पैकेजिंग नहीं है। हाँ बताइए क्या आएगा, अरे एक्स का फंक्शन है, लेकिन एक्स तो, अरे यार मजा नहीं आया यार, एक्स तो देखो दो अलग अलग रोज में आ गया या अलग अलग कॉलम्स में आ गया, तो सिग्मा का साइन डायरेक्ट अंदर नहीं जा पाएगा बाबा। क्या करोगे आप, पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, फंक्शन बनाइए, fx निकालिए, ठीक है। क्या निकालेंगे, fx निकालेंगे। कौन निकालेगा, अच्छा मैं, चलो भाई अब तुम लोग कह रहे हो तो मैं निकाल ही देता हूं, अब इतना फोर्स कर रहे हो तो इतना तो बनता है भाई। तो 2x - 3,
ठीक है, -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 -0 +2 मल्टीप्लाइड बाय, यहां से कितना आ गया हमारे पास -1, तो -2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 3x, कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये मिला हमें भाई। तो फंक्शन fx मिल गया मेरे को प्यारे बच्चों। तो f ऑफ r, क्योंकि वहां r की फॉर्म में दिया हुआ है, तो 2r स्क्वायर माइनस 3r ये आ गया। अब जो कहा जा रहा है वो आंसर बताना है। तो प्यारे बच्चों क्या लिखा अपन ने, समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू 10। फंक्शन क्या है हमारे पास 2r स्क्वायर, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, -3 समेशन फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू 10, ये कितना है r, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, तो यहां पे कितना आ गया, दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय n+1 2n+1, तो n कितना है 10 11 2n+1 21 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय n+1, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा। सो आंसर विल बी 605, यही आया है। वेरी गुड वेरी गुड। 615 किसने लिखा बेटा? नहीं, देखो इस चीज से एक याद आया यार, वो भी क्या याद था, देखो सुनो, कोई क्वेश्चन में अपन ने तुक्का मारा, वो गलत हो गया, उसमें इतना गम नहीं होता। भुगत भोगी हो तुम भी और मैं भी, मैंने भी किसी टाइम पे क्वेश्चन तो करे ही होंगे ना, जब मैं पढ़ता था किसी क्वेश्चन में तुक्का मारा, इतना गम नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते 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 बिल्कुल लास्ट स्टेप में आपने गलती कर दी, जैसे जिसने 615 आंसर दिया, बेटा यहां से दिल टूटता है, टुकड़े टुकड़े हो के बिखर जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत भी करी और लास्ट मोमेंट पे गड़बड़ हो गई। इसलिए कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि नहीं बनाया कोई गम नहीं है, लेकिन मेहनत करने के बाद गलत हो गया तो गम के सागर में डूब जाते हैं, और वापस नए जोश के साथ खड़े हो जाना है कि ताकि यह गलती अपन एग्जाम में नहीं दोहराएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो भी बनाए अच्छे ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन ही बना पाओगे आप। हकीकत मैं वही बयां कर रहा हूं, मैथ सबसे लास्ट में एंड करते हो, सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करते हो, टाइम भी उसमें कम बचता है, उसके बाद क्वेश्चन भी वाहियात आ जाते हैं, आते ही नहीं आते, आते ही नहीं आते। तो जितने भी बनाओ 25 में से चाहे 15 बनाओ, चाहे 10 बनाओ, चाहे 20 बनाओ, चाहे 22 बनाओ, अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, लेकिन परफेक्शन, इफिशिएंसी, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यह ध्यान रखना है। 605 बिल्कुल सही आंसर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, अरे बाबा डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे हम नहीं बताएंगे, हमारे बच्चे बता देंगे कैसे। रो बाय रो भी कर सकते हो, रो बाय कॉलम भी कर सकते हो, कॉलम बाय रो भी कर सकते हो, और कॉलम बाय कॉलम भी कर सकते हो। जबकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रो बाय कॉलम होता है, याद है, याद है ना? हाँ, तो क्या करेंगे अपन, रो बाय रो, देखो फर्स्ट रो, ठीक है, तो यहां पे ए पी बी आर, फर्स्ट रो सेकंड रो। अब यहां पे तो क्या है, इसमें रो बाय कॉलम चाहे रो बाय रो कैसे भी आप बना सकते हो। ओके, तो यहां पे अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो देखो सबसे बढ़िया है डिटर्मिनेंट में रो बाय रो बनाओ और मैट्रिक्स में रो बाय कॉलम, फायदे में रहोगे, ये ध्यान रखना। एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहा हूं, समझ गए ना? तो ध्यान रखना इस बात को। तो इसी बात पे ये सवाल आया। अब ये सवाल पुराना है वैसे तो PYQ, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, कई चीजें अपन को ये बता जाता है। कैसे बता के जाता है, ध्यान देना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि अलग अलग करना इंपॉर्टेंट है, अलग अलग करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो कैसे करेंगे आज मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ और दिमाग के साथ सुनिएगा मेरी बात। पहली बात, डिटर्मिनेंट बड़ी बड़ी सी दिखेगी, बिल्कुल एकदम बिग, बिल्कुल शाहरुख खान स्टाइल में ऐसे बड़ी सी दिखेगी, और उसमें पैटर्न दिखेगा। एक क्या मिलेगा, पैटर्न। कैसे, देखिए इस क्वेश्चन को। तो जैसे ही अगर बड़ी सी डिटर्मिनेंट मिलती है आपको, क्या मिलती है भाई, बड़ी सी डिटर्मिनेंट मिलती है और सिमेट्रिक पैटर्न दिखे, तो मेरी बात याद कर लेना, गुरुजी ने कुछ कहा था, शाहरुख खान बताया था ना, तो ध्यान रखिएगा। कोहली के लिए तो नहीं बोलूंगा, किंग कोहली, क्योंकि किंग कोहली के दिन अच्छे नहीं चल रहे यार, है ना। अब देखते हैं क्या होता है इस टेस्ट में आगे। देखो यहां पे f(1), ध्यान से समझना, वैल्यू पुट करी 1 प्लस एल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दिख रहा है? तो आप अंतरात्मा से पूछिए इस 3 का क्या करें।
क्या करें? वही सोच रहे हो ना जो मैं सोच रहा हूं, क्या करें? 1 1 1 में ब्रेक करो। क्यों यार? सब 3 3 के पैटर्न में, तो इसको भी अलग से मत छोड़ो। तो 1 + 1 + 1, इसके बाद 1 + 1 + अल्फा + बीटा, 1 + α² + β² एंड 1 + α³ + β³, राइट? 1 + α² + β², 1 + α³ + β³, 1 + α⁴ + β⁴, राइट? ये आ गया हमारे पास। तो मैंने क्या कहा, बड़ी सी डिटर्मिनेंट दिखेगी और सिमेट्रिक पैटर्न दिखेगा। दिख रहा है ना? तो जब भी ऐसे दिखे तो मेरी बात याद रखना, क्या? शाहरुख खान वाली बात, समझ गए क्या? इसको 2 डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में ब्रेक करिए। और प्रोडक्ट में मैंने क्या कहा, रो बाय रो, कॉलम बाय कॉलम। तो देखिए इसको कैसे ब्रेक कर रहे हैं, यहां पे देखो। वैसे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी एडजस्ट कर सकते हो। क्या कहा मैंने? यहां पे मल्टीप्लाई करके भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई का प्रॉपर्टी यूज करके चाहो तो आपको, लेकिन अंतरात्मा बोल रही हो कि प्रॉपर्टी में फंस जाओगे। तो ये अगर अपन यहां पे देखें, ठीक है, 2 डिटर्मिनेंट में ब्रेक करना चाह रहे हैं अपन इसको। चलो यहां पे बना देता हूं मैं। अब ध्यान से समझना, दिस इज इक्वल टू लगा दिया। फर्स्ट एलिमेंट चाहिए 1 1 1, तो 1 1 1 रो बाय रो, कौन सा? R बाय R, 1 1 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया। अब 1 अल्फा बीटा चाहिए, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो 1 अल्फा बीटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है। इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए? समझ गए ना? तो दैट इज 1 α² β²। सिमेट्री दिख रही है, उसी हिसाब से लिखते चलिए। अब ये देखिए यहां पे इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे सेकंड फर्स्ट, ये रहा सेकंड फर्स्ट, क्या आना चाहिए? 1 अल्फा बीटा, सेकंड फर्स्ट, सेकंड रो फर्स्ट रो, तो 1 अल्फा बीटा, ये आएगा। ऐसे ही 1 α² β², ये बन जाएगा। तो इन दोनों डिटर्मिनेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो इसके इक्वल आएगा। समझ गए? अब ये जो ऐसे आ गया तो देखिए दिस इक्वल्स टू, दोनों सेम है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। किसका? 1 1 1 1 अल्फा बीटा और 1 α² β², और ये होल स्क्वायर। तो देखो सही चल रहे हैं, क्लियर है? अब 1 1 1 आ गया, 2 जगह क्या करो, 0 बना लो। जय हिंद, बस बोल दीजिए जय हिंद एक बार, जगह रहिए कि ताकि जोश बना रहेगा। तो यहां से क्या किया अपन ने, 2 जगह 0 बना देते हैं। तो C2 चेंज इनटू C2 - C1, C3 चेंज इनटू C3 - C1। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, और इसका होल स्क्वायर, ये बनेगा। तो मल्टीपल में क्या बचा? 1 ही बचा। तो आंसर क्या आ जाएगा? C आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आएगा? C आंसर मिलेगा आपको। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स का बता दिया। बड़ी सी डिटर्मिनेंट दे रखी है, सिमेट्री दे रखी है, तो कन्फर्म में 2 में वो ब्रेक होगी, है ना? डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट कैसे करना है, अब बड़े ध्यान से समझना। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है अपने पास, जो है कुछ इस तरह से बनाता हूं मैं, डेल्टा x। अब जो डिटर्मिनेंट है 2/2 की लेता हूं, समझना है तो अपना काम हो जाएगा। 2/2 के अपन ने डिटर्मिनेंट ली यहां पे। अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए फर्स्ट रो में सपोज fx gx, यहां पे मान लेते हैं hx एंड phi x, राइट? अब या तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ऑफकोर्स सवाल आएगा 2/2 का आएगा तो हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। बट 3/3 में आप एक्सपेंड करोगे तो राइट फेल जाएगा। यहां 3/3 मैंने जानकर नहीं लिखा, क्वेश्चन अपन 3/3 का ले लेंगे, यहां 2/2 का। तो अब डिफरेंशिएट करना है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ध्यान रखना है, जितने भी दे रखे हैं यहां पे fx gx hx phi x, सब डिफरेंशिएबल एजम्पशन लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं? ऑल द गिवन फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस, राइट? तो डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो d/dx। अब ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, ऑफ डेल्टा x। कुछ नहीं करना, एट ए टाइम, क्या बोला मैंने? एट ए टाइम किसी एक रो को या एक कॉलम को। अरे सर रो लें या कॉलम लें? बेटा रो लेना चाहो तो रो ले लीजिए, कॉलम लेना चाहो तो कॉलम, बट किसी एक को ही लेना है ना, एक ही पार्टी को वोट देना है, समझ गए? तो देखिए, तो यहां से अपन ने क्या लिखा, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो f' x
जी डैश एक्स, इसको रखा कांस्टेंट, तो एच एक्स फाइव एक्स। तो एक रो को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सब कांस्टेंट, फिर आगे प्लस, फर्स्ट का हो गया, फर्स्ट को रखा एज इट इज एफ एक्स जी एक्स। अब सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट रख के चलेंगे। तो जो काम अपन रो के लिए कर रहे हैं वही काम कॉलम के लिए भी परफॉर्म किया जा सकता है। ये डिफरेंशिएट हो गया। 3/3 का होता तो एक एक करके तीसरा भी प्लस आ जाता। समझ में आया या नहीं आया है बता दीजिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पक्का? पक्का? सवाल बना लोगे? यस? चैलेंज? डन? चलिए एक सवाल करके बताइए, डिफरेंशिएशन इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन में कैसे समझने में आ गया तुम्हें? अब बताइए इस सवाल को। फंक्शन दे रखा है एफ डबल डैश, नॉट डैश, एफ डबल डैश ए की वैल्यू बताइए। चले अब देखिए 2/2 का मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप 3/3 का क्वेश्चन ले लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। ऑल दी गिवन फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल, दिख रहा है पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4, राइट? तो डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए इधर, कौन सा आंसर? सी आंसर, सी। सी। एक बात तो माननी पड़ेगी, किसी ना किसी बात पे तो पूरे इंडियंस राजी हो जाते हैं यार, और वो क्या बात है? जय हिंद, है ना? एक स्वर में सबने बोला है सी, तो मजा आ गया गुरुजी को, पढ़ाना सफल हो गया भाई। डिटर्मिनेंट है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखिए फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया 0 0 0, सेकंड और थर्ड को कांस्टेंट रखा, प्लस पहली रो को हो गया डिफरेंशिएट, अब प्लस 3 2 1। सेकंड रो को डिफरेंशिएट किया 12x 6x स्क्वायर 4x क्यूब और 1a स्क्वायर। एक एक करके डिफरेंशिएट करना है, बाकी वो कांस्टेंट। प्लस फर्स्ट को रखा कांस्टेंट, सेकंड को रखा कांस्टेंट और थर्ड का डेरिवेटिव 0 0 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0। सो एफ डैश एक्स, मेरे प्यारे बच्चों एफ डैश एक्स जो मिला वो क्या मिला? 3 2 1 12x 6x स्क्वायर 4x क्यूब 1a स्क्वायर। यह आ गया एफ डैश एक्स। नाउ अगेन वी विल प्रोसेस द सेम प्रोसीजर। क्या करेंगे भाई? एफ डबल डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? एफ डबल डैश। तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, राइट? क्या आएगा बताइए? अरे क्या आएगा? ऐसे नहीं करेंगे अब अपन, हाँ अपडेट करेंगे हमारी कैलकुलेशन को, अपडेशन चलता रहना चाहिए। फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया बोले तो 0 प्लस जैसे इसका आया। अब सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 2 1, इसका डेरिवेटिव कितना आ गया? 12, इसका कितना हो गया? 12x, इसका कितना हो गया? 12x स्क्वायर। थर्ड को रखा कांस्टेंट, प्लस फर्स्ट को रखा कांस्टेंट, सेकंड को रखा कांस्टेंट, थर्ड का डिफरेंशिएशन 0, तो ये भी कितना हो गया? 0। क्यों? तीनों एलिमेंट 0 आएंगे, तो एफ डबल डैश एक्स आ गया। बट वी हैव टू कैलकुलेट एफ डबल डैश ए, तो एक्स की जगह पे ए पुट कर दो। कर दिया प्यारे बच्चों? मैं पेन नहीं चलाने वाला अब। 12 कॉमन आ गया, 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर स्वाहा। डन? मजा आया? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। तो बस तुम लोग मेहनत करो और आगे बढ़ते जाओ। अब कहां पे पहुंच गए भाई? अरे इसी का तो हमें इंतजार था। क्या तुम्हें भी इंतजार था? सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, इस पे 101% क्वेश्चन हर बार आता है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में अभी तक जितने क्वेश्चंस बने हैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सबसे प्रायोरिटी तो होती ही नहीं है, 100% है। 100% क्वेश्चन आया है इस पर, समझ गए? प्रायोरिटी में तो फिर एडजॉइंट और इनवर्स आता है। क्या आता है? एडजॉइंट और इनवर्स। तो अगर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 सवाल आते हैं, ठीक है? तो आपको अगर उसको परफेक्ट करना है तो एक तो क्रेमर्स रूल या मीन सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पे आता है, चाहे मैट्रिक्स मेथड यूज करिए चाहे क्रेमर्स रूल यूज करिए या डिटर्मिनेंट प्रोसेस, ठीक है? और एडजॉइंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज मींस इनवर्स फंक्शन भी इसमें आ जाता है, इनवर्स मैट्रिक्स भी आ जाता है, ठीक है? तो ये अच्छे से सॉलिड करना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं पर बनते हैं। पूरा समरी एक झटके में तुम्हें डिलीवर कर दी। अब आप एक्सेप्ट करिए और प्रैक्टिस करिए इस चीज की। तो अब इसमें बात करते हैं। क्रेमर्स रूल में 2 बातें होती हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। शॉर्ट में बात कर रहे हैं,
कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो। क्या होना चाहिए? कम से कम एक सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब जनाब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है? कंसिस्टेंट में हैव ए सॉल्यूशन, हैव ए सॉल्यूशन मींस एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, राइट। अब बात आती है इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल दे एग्जामिनर या डिपेंडेंट सॉल्यूशंस बोल दे, एक ही बात है ना। और यूनिक का मतलब तो यूनिक होगा ही सही। इसमें भी आगे अपन बात करें ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बात करी? ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलो, सामने लिखा हुआ है सब चीजें। ट्रिवियल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन बोले तो ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। हाँ, सारे की सारे जो वेरिएबल्स है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो। तो ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन और जीरो सॉल्यूशन का मतलब x y z तीनों साइमल्टेनियसली जीरो हों। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब तीनों में से कम एक तो नॉन जीरो होगा। समझ गए? तो ट्रिवियल सॉल्यूशन मींस x इक्वल टू, अगर तीन वेरिएबल है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो। नॉन ट्रिवियल का मतलब एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, राइट। मजा आ रहा है ना? अब सिस्टम में भी हमारे पास दो होंगे, एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम और दूसरा होमोजीनियस सिस्टम। कौन सा? नॉन होमोजीनियस और दूसरा होमोजीनियस। अब बात करते हैं नॉन होमोजीनियस के बारे में। इसके बारे में, नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में। चलो क्वेश्चन से पहले अब देखो, तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम में क्या होगा? तीन केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? तीन केस। पहला बोलो यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक में कौन सा होगा? नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस सिस्टम को तुम जानते हो, चलिए उसके बारे में बात करें पहले। यहां पे तीन इक्वेशंस दे रखी है आपको, D1 D2 D3 पे निगाह गड़ा के रखिएगा। अगर ये तीनों वैल्यू क्या मिल जाए? जीरो, जीरो और जीरो, ठीक है। अगर ये तीनों के तीनों क्या हो जाए हमारे पास? जीरो 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 आ जाए, D1 D2 D3, तो ये होमोजीनियस सिस्टम होता है। और इनमें से कम एक अगर नॉन जीरो है तो क्या होता है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है। अगर आप ध्यान दो, अभी 3D पढ़ के निपटे हो, वेक्टर 3D, प्लेन की इक्वेशन है तीन। ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है और ये भी एक प्लेन है, बरोबर है। D1 D2 D3 अगर तीनों जीरो होते हैं, ध्यान से समझना, D1 D2 D3 अगर तीनों जीरो होते हैं तो तीनों की तीनों प्लेन ओरिजिन से पास हो रहे हैं। प्लेन नहीं जानते, कर्व तो जानते हो ना, तो प्लेन भी एक कर्व है। तो तीनों कर्व कहां से पास होंगे? ओरिजिन से। तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन बनेगी नहीं। किसमें? होमोजीनियस सिस्टम में। ये D1 D2 D3 तो हमारे पास दो हैं। नॉन होमोजीनियस में कितनी कंडीशन होंगी? तीन। यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितनी होंगी? तीन। यूनिक में भी नॉन ट्रिवियल, तीनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि D1 D2 D3 तीनों एक साथ जीरो नहीं है। तो यूनिक में नॉन ट्रिवियल आएंगे, कम से कम एक सॉल्यूशन नॉन जीरो होगा, ठीक है। सब लिखा हुआ इसमें है ना। नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट, तीनों प्लेन का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब, देखिए दीवार पे, यहां मत देखो, दीवार पे देखो, दो दीवारें जहां मिल रही है वहां एक लाइन बन रही है, तीसरा प्लेन भी उसी लाइन से पास करा दो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाते हैं, ठीक है। और अब होमोजीनियस में क्या होगा? या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि तीनों कर्व ओरिजिन से तो पास हो ही रहे, या फिर यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक कैसे? उस अभी दीवार देख रहे थे ना, अब दीवार का कोना देखिए, देखो उस कोने को, देख रहे हो ना, उस कोने को देखोगे, वो कोना ही 0 0 0 है। क्लियर है? और अगर उस कोने से के अलावा भी प्लेन, ये तीन प्लेन की तीनों लाइंस अगर कॉमन है तो वो 0 0 0 भी उस कोने में एक लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। तो होमोजीनियस सिस्टम में दो हैं। यूनिक सॉल्यूशन बोले तो ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। होमोजीनियस सिस्टम में इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल दे एग्जामिनर, नॉन जीरो सॉल्यूशन बोल दे एग्जामिनर, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल दे, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही है। समझ गए? तो यह चीज आप ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन आ जाता है, क्या आ जाता है भाई? क्वेश्चन आ गया। अब सबसे पहले देखिए, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, मुझे ये बताइए होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस कैसे पहचान करेंगे? 2 आ गया, 1 आ गया, एक जैसे ही नॉन जीरो दिखा, नॉन होमोजीनियस सिस्टम हो गया। नॉन होमोजीनियस सिस्टम में तो हमें पता है तीन केस बन सकते हैं, कौन कौन से? यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब वो कैसे पता लगेंगे? ये अपन ने लिखा हुआ यहां पे। अगर ये डेल्टा है,
डेल्टा नॉन जीरो होता है तो क्या आएगा? हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। इसके अलावा डेल्टा, इसमें तो यूनिक आ गया। अब डेल्टा अगर जीरो है एंड एटलीस्ट, याद रखना ये है ना, एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज नॉन जीरो, इज नॉन जीरो। इनमें से अगर कम से कम एक नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और अगर डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 3 इज इक्वल टू जीरो, और डेल्टाज आर जीरो, देन इन 99.999% केसेस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और 0.001% केस में कोई नहीं बताएगा, हम बताएगा। 0.001% केस में क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। तो इसमें चारों डेल्टा अगर जीरो आ गए तो 99.999% केसेस में क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और वो 0.001% केस कौन सा है? तीनों प्लेन्स पैरेलल हो जाए। वो तो इक्वेशन देखते ही पता लग जाएगा आपको, इक्वेशन देखते ही पता लग जाएगा पैरेलल लाइंस की तरह, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? चारों तो जीरो होते हैं बट सॉल्यूशन एक भी नहीं होता, पैरेलल हो जाएंगे प्लेन्स। तो ध्यान रखना, रेयरली बनता है लेकिन कभी भी बना सकता है एग्जामिनर, इस चीज के बारे में अवेयर रहिएगा। तो अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्या बोला? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो चारों डेल्टा क्या करना है? जीरो। चारों डेल्टा क्या करना है? जीरो। अब इसमें भी स्मार्टनेस जरूरी है। चारों डेल्टा क्या करेंगे? जीरो करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले डेल्टा इज इक्वल टू, इसको जीरो करना मस्ट है, तो इसको जीरो करने के लिए अपन कैलकुलेशन बढ़ाते हैं इसकी, इज इक्वल टू जीरो, 1 1 माइनस 1 1 2 अल्फा 2 माइनस 1 1। ये किसके इक्वल होना चाहिए? जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो प्यारे बच्चों इस समय अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस अल्फा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 अल्फा एंड माइनस 1, दिस इज माइनस 1 माइनस 4, तो माइनस 5 अल्फा, माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, राइट। सो दिस इंप्लाइज 2 प्लस अल्फा माइनस 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। सो अल्फा की वैल्यू 2 प्लस 1 3 अल्फा, कितना आ गया? 3 अल्फा। यहां से कितना रिजल्ट आया? 8 में से जो एक रिजल्ट है हमारे पास, कितना? कैलकुलेशन देखिए एक बार, सही चल रही है ना? बिल्कुल। तो यहां पे 2 प्लस 1 3 अल्फा, तो 6 और 2 8 में से गया तो 7, तो प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? -7/3। बड़ी अजीबोगरीब वैल्यू आई, बट जो भी वैल्यू आई आ गई। अब हमने क्या कहा भाई? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो चारों डेल्टा जीरो होंगे। तो अब हम क्या करें? यहां पे जहां पे बीटा दिख रहा है अपने को, ठीक है, यहां पे x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस जेड है, तो सीधा डेल्टा 3 जीरो कर दो। क्या करो? डेल्टा 3। डेल्टा 3 जीरो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखो ध्यान देना, इसी से टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो एक सवाल नया बनेगा। वेरिएबल देखो थर्ड कॉलम में आ रहा है अल्फा, आ रहा ही नहीं आ रहा, तो बस थर्ड कॉलम वाले पार्ट को हटा के बीटा निकाल लेते हैं डायरेक्ट। थर्ड कॉलम वाले पार्ट को हटा दो, तो डेल्टा 3 में क्या आएगा हमारे पास? दिस इज 1 1 2 1 2 माइनस 1, और यहां से कितना आ गया? 2 1 बीटा, तो 2 1 बीटा। ये किसके इक्वल होगा? ये भी जीरो के इक्वल, तो इससे बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज इंप्लाइज बीटा की वैल्यू क्या आई भाई? कहां पे -2 है भाई? एक मिनट क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन। 1 1 माइनस 1 1 2 अल्फा, ठीक है, 2 माइनस 1 1। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। 2 प्लस अल्फा, राइट, -1 1 माइनस 2 अल्फा, ये भी ठीक है, -1 -1 -4, तो -5, तो 2 प्लस अल्फा प्लस 6, ठीक है मेरे ख्याल से कैलकुलेशन। 1 माइनस 2 अल्फा, ठीक है। चलो दूसरे रो के रेस्पेक्ट में करके देख लेते हैं, अगर किसी को डाउट इफ बट लग रहा है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, क्रॉस चेक भी हो जाएगा, किसी अदर रो के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस 2, दिस इज अल्फा प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 1, ठीक है, एंड दिस इज 2 माइनस 1, तो ये प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से कितना गया? 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ रहा है? -2, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका छोड़ो इस कैलकुलेशन को। तो इसमें भी पता लग गया आपको,
उसी कैलकुलेशन को मैं देख रहा था, अरे बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, मैं उस कैलकुलेशन को देख रहा था, मुझे मेरी गलती दिख नहीं रही थी, लेकिन आप लोगों को दिख रही थी। तो एग्जाम में भी ये होता है, कई बार अपन गलती करते हैं, आंसर मैच नहीं करता, तो अपन ढूंढते हैं यार गलती कहां पर हुई, लेकिन अपन को अपनी गलती नहीं दिख रही। तो मैंने तुरंत क्या करा, वही चीज तुम्हें भी करनी है। मैंने अगेन उसी कैलकुलेशन को किसी दूसरे तरीके से किया। तो आपको भी एग्जाम में अगर कहीं फंस जाओ तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। तो यहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, समझ गए। अब बीटा की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू, बीटा की वैल्यू। तो देखिए यहां से क्या रिजल्ट आ गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो गया 2 बीटा प्लस 1 -1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा -2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 -2 इज इक्वल टू 0, राइट। दिस इंप्लाइज ये हो गया हमारे पास 2 बीटा माइनस बीटा डेट इज बीटा 3 प्लस का कितना आ गया 3 और माइनस का 6 इक्वल टू 0, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो अल्फा प्लस बीटा 5 आ रहा है आंसर भाई। तो अल्फा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा 5 आ रहा है बिल्कुल, बट अपने कैसे नहीं आया 5। बीटा इज इक्वल टू अपने कितना आ गया 3, बीटा इक्वल टू कितना आ रहा है 3, अल्फा की वैल्यू -2 आ रही है भाई। सिस्टम इज इनफाइनाइट, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा भाई बीटा की वैल्यू तो आगे अपने पास 3, अल्फा की वैल्यू -2 बन रही है यहां पे। एक बार वापस चेक कर लें, अल्फा प्लस 2 ये ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस 1 ये भी ठीक है, और ये आ गया 2 -1 1 ये भी ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू -2, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आंसर तो कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, बट अपने यहां पे आंसर जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है अपने पास, अल्फा इक्वल टू तो -2 आया। एक बार फिर कैलकुलेशन करते हैं इसकी, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इस बार अपन थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो -1 प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, तो -1 -4 राइट, और इसके बाद माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय इसका रेस्पेक्ट रहेंगे प्लस माइनस प्लस, तो माइनस अल्फा, तो -1 -2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 -1 इज इक्वल टू 0। अब देख लेते हैं यहां से क्या रिजल्ट है, 5 प्लस अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज 3 अल्फा प्लस यहां से कितना रिजल्ट आया हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0, तो 3 अल्फा इज इक्वल टू -6, तो अल्फा इज इक्वल टू -2। अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 3, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा तो 1 आ रहा है भाई, कितना आ रहा है ये 1, चेक कर लेना एक बार इसको, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 5 हो सकता है गलत लिखा हुआ इसमें, टाइपिंग मिस्टेक हो। इफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, क्या बोला हमने भाई, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को रिवाइंड करिए, क्या होगा, रिवाइंड करिए, डेल्टा इक्वल टू 0 और एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 इज नॉन जीरो, यही होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए बीटा 7 आ रहा है प्रीवियस क्वेश्चन में, चलो देख लेते हैं बीटा 7 कैसे आ रहा है। ये लिया अपन ने यहां पे, तो 2 बीटा प्लस 1, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट -1, तो बीटा -2 और +2, ठीक है। तो माइनस, अच्छा यहां पे -1 -4, बिल्कुल सही है, -1 -4, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, -4 है, -5 तो -10, तो यहां पे कितना आएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ। तो दिस इज -10 इज इक्वल टू 0, तो यहां से जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट कितना हो गया भाई, बीटा इज इक्वल टू 7, बिल्कुल सही है। तो अल्फा प्लस बीटा कंफर्म कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 5, ठीक है, हाँ बीटा इक्वल टू 7 बिल्कुल सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, डेल्टा इक्वल टू 0 और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, इनमें से कम एक क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, नॉन जीरो। अब देखो डेल्टा इक्वल टू 0 कर दें, और कॉन्सेप्ट पहले जैसे अपन ने अल्फा और बीटा निकाला वैसे की वैसे निकालना ए और बी। अब यहां पे सबसे पहले डेल्टा इज इक्वल टू 0 करते हैं। इस बार कैलकुलेशन एरर ना करने का मैं प्रण लेता हूं, कोशिश करते हैं भाई कोई एरर नहीं हो, ठीक है। तो 1 1 ए, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। अब देखो दूसरा बी का रिजल्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिए, ए किसमें है, थर्ड वाले कॉलम में, तो थर्ड वाले कॉलम का मतलब डेल्टा 3, तो डेल्टा 3 को ही ले लेता हूं।
डेल्टा 3 इज नॉट इक्वल टू 0 करना है, कम से कम एक नॉन जीरो करना है, तो डायरेक्ट बी वाला पार्ट डेल्टा 3 से लिंक्ड है, तो डायरेक्ट उसको निकालो, टाइम सेव होगा। सो दिस इंप्लाइज, यहां से क्या मिला हमें 2 1 1 2 1 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 और 5 3 बी, तो 5 3 बी दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए माइनस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 2a माइनस 2 माइनस ए प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो यहां से जो रिजल्ट आया 3a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1/3, a इज इक्वल टू 1/3 होना चाहिए, इसका मतलब a इज इक्वल टू 1/3। अरे भाई मेरे ख्याल से डी ऑप्शन आंसर आना चाहिए, कौन सा, डी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। a इज इक्वल टू 1/3 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ था, राइट, तो उसी को टिक कर दिया, बट फिर भी b इज नॉट इक्वल टू दिस, तो वो आप सिंप्लीफाई करोगे तो b इज नॉट इक्वल टू ऑफकोर्स 7/3 ही आएगा, है ना। हाँ, डी बिल्कुल सही है। सोल्व करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। एग्जामिनर अगर ऐसा ऑप्शन देता है तो फायदा उठाइए, फ्री हिट मारिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, कुछ लिख रहा है नहीं लिख रहा, हम आपको बता रहे हैं क्या है ये, जेईई मेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जेईई मेन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का, क्योंकि देखो 100% है कि सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब तो कुछ तो नयापन लाएगा एग्जामिनर, तो कुछ नया ऐसे बना सकता है वो। आप देखो 4 प्लेन है, एक्स वाई जेड में लीनियर इक्वेशन क्या होती है, प्लेन की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो इफ k1 एंड k2 आर 2 वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, क्या बोला अपन से, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, देन द प्रोडक्ट ऑफ k1 एंड k2 इज इक्वल टू, तो k1 और k2 का क्या निकालना है अपन को, प्रोडक्ट निकालना है। अब कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को जब भी करो रिवाइज जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, कभी भी बन के आ सकता है, अभी तक नहीं आया एक बार भी। तो मेरे को फीलिंग आ रही है कि भाई इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन अलग से लिया है। मैंने कहा भाई बच्चों को फायदा मिलना चाहिए। तो अगर आप देखो कितने प्लेन है, 4, यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब चारों प्लेन का एक कॉमन पॉइंट आना चाहिए। जैसे आपके कमरे में प्लेन तो क्या है, परपेंडिकुलर है, रूम में तो कॉर्नर दिख रहा है, वो एक पॉइंट दिख रहा है ना, तो चौथा प्लेन भी उसी पॉइंट से पास हो। भाई 3 प्लेन तो दिख ही रहे हैं आपको पास होते हुए, दिख रहे हैं। अब फोर्थ प्लेन भी उसी पॉइंट से पास हो जाए। इज इट क्लियर, जस्ट इमेजिन। हाँ, तो अब क्या करें, तो कुछ मत करो, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। पैरामीटर जो के है वो थर्ड वाले प्लेन में दे रखा है, तो आप केस बाकी के 3 केस से इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, तो कोई एग्जामिनर बड़े स्मार्ट वे में, तो बाकी के 3 जो इक्वेशंस दे रखी हैं आपको, उनको पिक कर लीजिए और उनको सॉल्व करके क्या करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और चौथा प्लेन भी उसी पॉइंट से पास होगा ना, होगा नहीं होगा, तभी तो चारों का यूनिक आएगा। 4 प्लेन का यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि चारों की चारों प्लेन एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहे हो। तो भैया 4 सिंगल पॉइंट से पास हो रहे, तो कन्फर्म में 3 का सॉल्यूशन निकालते हैं अपन। 3 का सॉल्यूशन क्या मिलना चाहिए, यूनिक मिलना चाहिए, ठीक है। इनफाइनाइट भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो पहले देखिए 3 का सॉल्यूशन यूनिक आ रहा है या इनफाइनाइट। अरे सर अब इनफाइनाइट कहां से आ गया, अरे 3 प्लेन की कॉमन लाइन बन जाए, चौथा प्लेन वहां से पास हो, कॉमन लाइन को कट करते हुए, ये कॉमन लाइन है, चौथा प्लेन कट कर दे हुए, तो एक कॉमन पॉइंट आएगा ना। तो पहले देखिए इन 3 प्लेन से क्या मिल रहा है, यूनिक या इनफाइनाइट, राइट। तो ध्यान रखिएगा, और जो मैंने बात बोली थोड़ा डेप्थ में जाके आप एनालिसिस करना, क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि यार बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहानी में ट्विस्ट देखते हैं कब आएगा। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, 3 प्लेन्स को सोल्व कर रहे हैं। कौन सा, 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, राइट। इसके बाद 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1, और इसके बाद 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 1। यहां पे कितना है, प्लस। इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं अपन। इन 3 को सॉल्व करने पे हमें देखना है भाई यूनिक आ रहा है या इनफाइनाइट, तो डेल्टा से पता लग जाएगा वो तो। भाई डेल्टा इज इक्वल टू निकालते हैं,
डेल्टा इक्वल टू कितना हो गया 3 -2 3। मैं डेल्टा निकाल रहा हूं, आप डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 अलग अलग निकालिए। तो 2 1 -1 टाइम सेव करेंगे ना, -3 2 इज इक्वल टू, तो यहां से जो 2 -3 तो -1 तो -3, 4 + 4 कितना हो गया 8 8 तो प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 4 + 4 8 तो 16 -5 नहीं सॉरी -6 और -4 -6 और -4 -10 तो डेट इज -30 इज इक्वल्स टू, तो -17 आ गया हमारे पास, -17 ये आ गया। डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू एंड डेल्टा 3 इज इक्वल्स टू। हाँ बच्चों क्या निकाला, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, अरे बताओ भाई कितना, -1 -2 -3 ऐसा आया। चलिए देख लेते हैं, तो x की वैल्यू क्रॉस चेक हो जाएगा। तो कोई भी ये डेल्टा नॉन जीरो आया ना, डेल्टा नॉन जीरो आने का मतलब यूनिक सॉल्यूशन मिला। तो यहां से ये डेल्टा 1 की वैल्यू -17, अच्छा, और यहां पे -17 -34 एंड -51 ऐसा कुछ मिल रहा होगा मेरे ख्याल से, राइट? ये आया। चलिए तो देखो, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, तो x की वैल्यू 1 आ गई, y इज इक्वल टू कितना आ गया 2, z इक्वल टू कितना आ गया 3। चेक कर लेते हैं 1 2 3, 1 2 3 पुट करें, 1 और 2 और इसमें 3 पुट किया तो 4 -3, ठीक है। 1 2 3 इसमें ही पुट करके देख लेता हूं कि भाई कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। 1 पुट किया कितना हो गया 4, 3 पुट किया 6 तो 10 माइनस ये कितना हो गया 1 और यहां पे 3 तो 6 + 4, यहां पे कितना है 4 है ना, सॉरी यहां पे कितना है 4, ठीक है। तो अब बिल्कुल सही है, तो 1 2 3 सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखिए यहां पे एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, यूनिक आ गई, तो चौथा प्लेन भी उस पॉइंट से पास होगा, तो पास करा देते हैं। तो फोर्थ प्लेन को उस पॉइंट से पास कराएंगे तो वी विल गेट k² माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई 2 तो -4k, जेड की वैल्यू कितनी आई बच्चों 3 तो -3 - 4 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसके दो रूट्स हैं, कौन कौन से, k1 एंड k2। तो सम ऑफ रूट्स भी पूछा जा सकता है, k1 + k2 किसके इक्वल आ गया 4 और k1 k2 ये किसके इक्वल आ गया -4, तो आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन के बनने के पूरे चांस है। और ध्यान रखना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन जब आ गया तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर जब देता है ना चप्पर फाड़ के देता है, तो हर सिटिंग में वो इस टाइप का एग्जाम्पल बना के देता रहेगा। तो अवेयर रहिएगा, बाकी बच्चे भी, जो कोई स्टार्टिंग में एग्जाम देता है, कोई बाद में एग्जाम देता है। और एग्जाम में ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करना और छोड़ना दोनों इंपॉर्टेंट टास्क है। मैंने कहा था ना अभी लिख लेना, क्योंकि एक कहानी मुझे पता है, बताता हूं तुम्हें, कोटा की बात है। दो स्टूडेंट थे बड़े ब्रिलियंट, शानदार, जेईई एडवांस में अंडर 50 के कंटेस्टेंट थे कि अंडर 50 रैंक तो आना तय है इनकी। अब पेपर दिया भाई उन्होंने, अब ये होता है ना कॉन्फिडेंस भी रहता है। अब पेपर दिया बच्चों ने, अब क्या हुआ, अलग अलग कोड आते हैं, ठीक है। तो एक स्टूडेंट के जो कोड था उसमें, मैथमेटिक्स की बात बता रहा हूं मैं, उसका तीसरा ही क्वेश्चन ऐसा आ गया जो उस पेपर का सबसे टफ क्वेश्चन था, उस पेपर का सबसे टफ क्वेश्चन, बट वो अच्छा परफॉर्म करता था, उसको कॉन्फिडेंस था यार मेरे से तो बनेंगे। अब वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते फंस गया, बीच में कैलकुलेशन में एरर हो गई या कुछ भी हो गया तो फंस गया। अब उसने क्या करा, टाइम में क्या कर, इसलिए तो तुमसे बोल रहा हूं एफिशिएंटली मैनेज करना है टाइम को। अब उसको ईगो पे ले लिया एक तरीके से, यार कैसे मैं फंस गया। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसने 11 मिनट लगा दिए, आंसर तो आ गया उसके, लेकिन उसने 11 मिनट्स वेस्ट कर दिए और वो पेपर के एंड तक नहीं पहुंच पाया। और जब दूसरा स्टूडेंट था, ठीक है ना, उसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसको छोड़ के पढ़ा, देखा यार टफ है, कोई क्लिक नहीं कर रहा, तो छोड़ के आगे बढ़ गया। तो फर्क क्या हुआ, एक की तो अंडर 10 रैंक आई और एक की 250 से 300 के बीच में रैंक आई, 271, अंडर 10 और 271, उस एक क्वेश्चन में टाइम वेस्ट होने की वजह से। तो ध्यान रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये तो स्टार्टिंग में क्या होता है, गैप कम होता है, बाद में तो एक एक नंबर पे 200 बच्चे होते हैं। इसलिए जितना क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, उतना क्वेश्चन छोड़ना और टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भूलिएगा नहीं, ये फ्लावर है, और फ्लावर मत समझ लेना बाबू,
फायर है, ध्यान रखिएगा। पुष्पा, समझ रहे हो ना? चले आगे, चलिए। होमोजीनियस सिस्टम, अरे तो अपने बाएं हाथ का खेल है। दाएं हाथ में क्या था? नॉन होमोजीनियस सिस्टम। नॉन होमोजीनियस सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। बाएं हाथ में होमोजीनियस सिस्टम में दो ही केस होंगे, या तो यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक का मतलब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, क्योंकि तीनों कर्व कहां से पास हो रहे हैं? ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? व्हेन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा? व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 0। समझ गए? बस ये होमोजीनियस वाला पार्ट है। खूब पूछा जाता है और स्टूडेंट ठोक के फ्री हिट मारता है, और सवाल अच्छा आता है तो स्ट्रेट ड्राइव खेलता है सचिन तेंदुलकर की तरह परफेक्शन के साथ। तो तुम्हें भी यही करना है। क्वेश्चन की देख लेना मेंटेलिटी क्या है। आसान है फ्री हिट मारना, और अगर टफ है, थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब टफ का मतलब जैसे अभी K1 K2 दे दिए थे, ट्रिग्नोमेट्री के साथ ट्विस्ट करके दे दे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बना दे, थोड़ा ध्यान से करिएगा। क्यों? क्योंकि हमें सवाल आता है या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। ये जब होगा क्या? ये जब सवाल की लैंग्वेज में नहीं फंसना है। क्या कहा मैंने? क्वेश्चन की लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं फंसना है। एग्जामिनर यूनिक सॉल्यूशन बोलेगा, या ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेगा, या जीरो सॉल्यूशन बोलेगा, या इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन बोलेगा। एक ही चीज के 4 नाम बोल दिए मैंने, यूनिक, ट्रिवियल, जीरो और इंडिपेंडेंट। ऐसा जब होगा तब एग्जामिनर क्या बोलेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, डिपेंडेंट सॉल्यूशंस, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। उन नॉन ट्रिवियल में, उन करोड़ों सॉल्यूशन में 0 0 0 तो आएगा ही सही, क्योंकि ओरिजिन से तो पास हो रहे हैं। बस इतना सा कहना था मुझे, क्योंकि तुम्हें इसको छोड़ना नहीं है। अगर होमोजीनियस सिस्टम दिख जाए तो उसको बिल्कुल अटेम्प्ट करना बनता है। जैसे ये बन रहा है सवाल, दिखा कौन सा सिस्टम है होमोजीनियस? क्या बोला उसने? एबीसी नॉन जीरो है, डिस्टिंक्ट है। एबीसी नॉन जीरो डिस्टिंक्ट हो सकता है, दिख ही रहा है ना, 1 डिवीजन में दिख रहा है ना, इसका जीरो तो हो भी नहीं सकते थे। क्या बोला एग्जामिनर ने? नॉन जीरो सॉल्यूशन। तुमने क्या इंटरप्रेट किया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बिल्कुल सही है। तो डेल्टा बोले तो 0, तो हम बनाते हैं, क्या कर रहे हैं भाई? डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा की वैल्यू जो कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट है 2 2a a 2 2a a, राइट? 2 3b b 2 3b and b 2 4c and c 2 4c and c इज इक्वल टू 0। एग्जामिनर ने यहां 2 2 2 दे रखा है भाई, देखते हैं। तो चलो अब माइनस माइनस करना बनता है क्या? चलिए इसमें से एक काम करते हैं, 2 तो कॉमन लेके हटा दिया इसमें से, ठीक है? तो ये 2 कॉमन लेके मैंने हटाया, तो 2 की जगह क्या बन जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों? ये इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1, इसकी जगह पे भी 1, इसकी जगह भी 1, 2 स्वाहा हो गया। तो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट में कितना? और अपन एक और ऑपरेशन यूज कर लेते हैं, C2 चेंज इनटू C2 माइनस C3, C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C3 कर देते हैं, 1 0 बढ़ जाएगा, ट्वाइस ऑफ C3, राइट? तो 1 1 1 क्या हो जाता है? ट्वाइस ऑफ C3, ट्वाइस ऑफ C3, राइट? ये लिखने में थोड़ा सा दिक्कत आई थी। तो ये हो गया 0, ओके। इसमें से ट्वाइस करेंगे तो ये B आ गया, ओके। इसमें से ट्वाइस करेंगे तो ये कितना हो गया? 2C, और यहाँ पे कितना? A B एंड C। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। आंसर आंसर आंसर। अभी तक किसी ने आंसर नहीं निकाला यार। बैठे मत रहो, जोश में रहो यार, ध्यान से सुनना। खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और मेरे जो मेरे साथ के बंदे हैं और जो पढ़ चुके हैं, जो लाइफ कॉलेज की जी चुके हैं, वो चीज बता रहा हूँ। जीवन में तुम्हें भी याद आएगी, जीवन पर्यंत याद रहेगी सर की बात, कि यार 2 महीने, जैसे अभी जनवरी अटेम्प्ट है, जो जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएगा वो जेईई एडवांस की तैयारी में लग जाना जुनून के साथ, बिल्कुल जोश के साथ। इसके बाद जब आप कॉलेज में जाओगे, समझ रहे हो ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचोगे, चाहे आईआईटी हो, चाहे एनआईटी हो, चाहे अदर कॉलेजेस, जो भी कॉलेज में, वो जो 4 साल है ना बच्चों, वो 4 साल, वो ना भूतो ना भविष्यति, वो 4 साल जिंदगी का गोल्डन पीरियड होता है बच्चों। हाँ, उसके पहले भी देखो, अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद में कोई आगे फर्दर तैयारी करेगा, कोई जॉब करेगा, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करेगा, ठीक है?
तो उसमें भी लगना पड़ेगा। तो ये 4 साल क्लास अटेंड करना प्रोफेसर्स की और जी लेना अपनी जिंदगी। ये ध्यान रखना, न भूतो न भविष्यति। तो गोल्डन पीरियड लाइफ का आने वाला है, तो उसके लिए लग जाइए कि ताकि जितना पुराना और अच्छा कॉलेज मिलेगा उतना ही मजा आएगा। पुराना कॉलेज क्यों बोला मैंने? अरे देखो, जो नया कॉलेज होता है ना, वो सिटी के बाहर होता है। जनरली कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है बाहर ही होता है, जहां स्पेस होती है। तो पुराना कॉलेज इसलिए बोला क्योंकि जिस जमाने में वो सिटी के बाहर था, जब वो कॉलेज चालू हुआ, अब सिटी बढ़ता 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 वो कॉलेज सिटी का सेंटर हब हो गया। और जो चीज सिटी के सेंटर में होती है ना, सिटी सेंटर जो होता है, तुम्हें भी पता है कितना मजेदार होता है। और इसमें IIT का NIT का टैग हो तो भाई साहब बंदा यूं चलता है, हाँ कौन, वी आर दिस सुपर। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, समझ रहे हो ना बात को। और IIT में चले गए तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल टू नेक्स्ट लेवल सोचना है। कहां यूएस कुछ नहीं है, बिल्कुल नए ब्रेन के साथ नई डायरेक्शन में सोचना है। यह ध्यान रखना, वो जैसे सोच रहे हैं वैसे नहीं सोचना, अलग तरीके से सोचना है, कुछ हटके, कि ताकि वो जो सोचे उसको अपन कर दें। क्लियर है बात? तो ध्यान रखना। और 4 साल जिंदगी भी जीना है और आगे भी बढ़ना है, आगे क्या करना है वो भी सोचना है। कोई बिजनेस आइडिया हो तो वहीं पे लग जाना। टाइम दोस्त जो कॉलेज के मिलते हैं ना, वो पूरे लॉन्ग लाइफ साथ में रहते हैं, लॉन्ग लाइफ कनेक्टेड रहते हैं। तो कोई ग्रुप मिल जाए तो मिलके कोई स्टार्टअप चालू करना, और फिर बाद में बोलना अरे यार सर ने सुपर मेगा रिवीजन सीरीज जो सरल की थी उसमें समझाया था कि यार ऐसा करना, वहां से आइडिया आया था। तो बस हमें और क्या चाहिए तुमसे, है ना। चलिए तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां से जो रिजल्ट आया ये कितना हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय BC माइनस 2BC। तो इनफैक्ट माइनस BC बच गया, माइनस BC, राइट। ये 0 हो गया, प्लस A मल्टीप्लाइड बाय, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। तो दिस इज 2C माइनस B। तो 2C माइनस B इज इक्वल टू 0, राइट। सो जो रिजल्ट आया हमारे पास, दिस इंप्लाइज माइनस BC प्लस ट्वाइस ऑफ AC माइनस AB इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट आंसर आ गया। 1/A 1/B 1/C आर इन AP। दिख ही रहा है ना अपने को यहाँ पे जो रिजल्ट है। तो एक B कॉमन ले लिया तो ट्वाइस ऑफ AC अपॉन A प्लस C। तो ABC आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो 1/A 1/B 1/C किस में आ जाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, हाँ। तो भाई सपने देख रहे हो ना, जस्ट इमेजिन IIT बॉम्बे, IIT गोवा, तो समझ रहे, आनंद ही आनंद है। कोई सा भी IIT और NIT मिल जाए, सपने ऊंचे ही देखने हैं। एब्रोड भी जा सकते हो, MIT भी कर सकते हो, है ना। मैं तो आइडियाज दे सकता हूं तुम लोगों को, एग्जीक्यूशन तो तुम्हें ही करना है, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। अब आप देखो मैंने क्या कहा, एग्जामिनर जब नयापन देता है किसी क्वेश्चन में, क्या कहा मैंने, नयापन देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ये एक बार ही इस पैटर्न पे क्वेश्चन बना है, जस्ट वन टाइम, सिंगल टाइम। तो इसका मतलब बाढ़ आने वाली है, या तो इस टाइप से, या अभी मैंने 4 प्लेन बनाए ना उस टाइप से। बाकी तो सब पुराने तरीके से आम जिंदगी, तो वो भी तो चाहेगा मिनटोस जिंदगी देना तुमको। अब इसमें देखो कई बच्चों को तो देखते ही पता नहीं चल रहा, लेकिन बाबू मुशायर 3D पढ़ के आया है ना, अभी आप आया है ना। तो देखिए किसके इक्विवेलेंट दे रखा है, लॉजिकल एक्सप्रेशन दे रखा है, लॉजिकल वे में 0 0 0। क्लियर है? इसका मतलब जो ऑर्डर ट्रिपलेट के फर्स्ट एलिमेंट 0, सेकंड एलिमेंट 0, थर्ड एलिमेंट 0, और बीच में क्या है, सम। तो ये जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखा है, देखने में देखो माल वही है बाबू, पैकेजिंग नहीं है। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। 2 रुपए का माल 100 रुपए में कैसे बेचना है, पैकेजिंग करके बेचना है। समझ रहे हो? जो अपने तुम देखते हो ना, नीम का जो पेड़ है, उसके जो अपन दांत करने के लिए दातुन तोड़ते हैं, अपने लिए तो फ्री का माल है। वहां मैंने देखा था, क्या कहते हैं, यूएस का कोई बता रहा था कि वहां पे इसको कम क्या कहते हैं, कुछ सेंट्स में बेच रहा था, जाने डॉलर्स में बेच रहा था। मैंने कहा है हमारे यहाँ तो मामा लोग यूं तोड़ तोड़ के सुबह सुबह करते हैं यार। तो समझ रहे हो ना, 2 रुपए का माल 100 रुपए में कैसे बेचना है, पैकेजिंग और एडवर्टाइजमेंट के दम पे। आइडियाज दे रहा हूं क्योंकि तुम्हें इंडिया को बहुत ऊपर ले जाना है। तुम्हें नौकरी नहीं करनी, जॉब प्रोवाइडर बनना है, प्रोवाइड करना है। अपने अंडर में हजारों लोगों को जॉब देनी है, क्योंकि यू आर द बेस्ट ब्रेन ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा इस चीज को।
मक्खन नहीं मार रहा, जोश पैदा कर रहा हूं, है ना। अगर एक भी बच्चे के लग गई दिल से और वो बन गया तो मुझे तो मजा आएगा ना, अपना ही पप्पू था, ऐसे मार में आया था। हाँ चलिए, तब इस क्वेश्चन को सोल्व करें। तो देखो इसमें अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस 2z किसके इक्वल है प्यारे बच्चों? 0। सिमिलरली x प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 2y प्लस गामा जेड इज ऑल्सो इक्वल टू 0। गामा जेड 2 बार लिख दिया मैंने, 1 मिनट में उससे देख लेने दो। अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस 2z, देखो ध्यान से पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम इस तरह का पैटर्न दिया है। x और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल थे? तीनों का प्रोडक्ट 45 दिया हुआ है। इसका मतलब कोई भी जीरो नहीं है इनमें से, एक्स वाई जेड में से कोई भी जीरो नहीं है। ये कितना आ गया? x बीटा वाई 3z, यहां पे कितना आएगा? 3 है ना, क्योंकि सिमेट्री पैटर्न चल रहा था ना। 2x प्लस 2y प्लस गामा जेड इज इक्वल टू 0। अब ये जो सिस्टम है किसके इक्वल है? 0 0 0 के इक्वल है। एक्स वाई जेड, अच्छा इसने ये देखो खुद ने भी दे दिया, एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो बड़े स्मार्ट वे में, ट्रिकी वे में एग्जामिनर ने तुम्हें उल्लू बनाने की कोशिश करी है। इसका तीनों में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता, कोई भी जीरो नहीं हो सकता। होमोजीनियस सिस्टम में तीनों प्लेन ओरिजिन से तो पास हो रहे। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ये देने का मतलब क्या हो गया? देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और डेल्टा इज मस्ट बी इक्वल टू 0। डेल्टा कितना है? अल्फा 1 2 1 बीटा 3 2 2 गामा मस्ट बी इक्वल टू 0, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पूरा पैटर्न आपके सामने बन जाएगा। क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने आंसर दे दिया तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिंप्लीफाई करते आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। एक्सपेंड करोगे आंसर पाओगे। देखो अल्फा बीटा गामा सीधा दिख रहा है, 45 रिप्लेस कर देना। तो यहां पे जो नए तरीके से रिप्रेजेंटेशन है, अवेयर रहिएगा और मुझे पूरा विश्वास है गलती नहीं होगी आपसे। अब ये देखिए, देख रहे हो विनोद बाबू? हे प्रभु देख लीजिए, 0 0 0 क्या मिल गया? होमोजीनियस सिस्टम। अरे साइन कोस आ गया, इसका ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। नॉन ट्रिवियल बोले तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू 0। क्या करना है? डेल्टा इज इक्वल टू 0। प्रीवियस का आंसर तो 55 था ना, बता दिया ना बच्चों ने, 55 था, बिल्कुल सही था, तभी तो मैंने कैलकुलेशन नहीं करी आगे। चलिए, तो यहां पे अल्फा 0 से π/2 गिवन है और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला हुआ है, बोले तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बनाते हैं भाई डिटर्मिनेंट। कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ये क्या है, स्पेस कम रहती है तो कई बार उसकी वजह से भी गलतियां हो जाती है। और स्लाइड चेंज करते हैं तो तुम्हें भी मालूम है यार, वो फीलिंग नहीं आ पाती। तो 1 देखते रहिएगा, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पे इसको थोड़ा सा, चलिए थोड़ा पास कर देते हैं इसको, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस ऑफ अल्फा, राइट। इसके बाद 1 कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। 1 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, 1 साइन अल्फा माइनस कॉस ऑफ अल्फा। चेक कर लीजिए एक बार, माइनस केवल और केवल एक ही जगह पे दिया हुआ है, एक ही जगह पे दिया हुआ है। तो मुझे भी थोड़ी टेंशन हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है टाइपिस्ट ने कुछ गड़बड़ कर दी हो, बट फिर भी चलिए देख लेते हैं अपन तो, है ना। आंसर 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 अभी तक नहीं आया, चलो देखते हैं। तो इसको प्रॉपर्टी तो क्या यूज करें बच्चों, सीधा सीधा एक्सपेंड ही कर लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, बोले तो -1, राइट। माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन अल्फा लिखा मैंने यहां पे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय, ये छूट गया, ये छूट गया, माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा, राइट, प्लस √2 कॉस अल्फा। अब देखिए साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो यहां पे लिखा हमने साइन अल्फा माइनस कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना है? 0 है बच्चों, ठीक है।
तो यहां पे ये कितना है, √2 प्लस का था माइनस का। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो -1, कैलकुलेशन एरर नहीं हो जाए तो ध्यान रखिएगा, यहां से कितना आ गया, -√2 साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस का √2 साइन अल्फा कोस अल्फा कैंसिल आउट हो गए। यहां पे देखिए माइनस माइनस प्लस √2 साइन स्क्वायर अल्फा, राइट, तो -√2 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। यहां से तो कट जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -√2 दैट इज cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। ओके, तो उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो cos 2 अल्फा ऐसा कुछ मिल रहा है मेरे को यहां पे, इसको उधर शिफ्ट किया तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कितना आ गया हमारे पास, यहां पे चेक कर लीजिए एक बार कैलकुलेशन। हाँ, आंसर आ गया, वेरी गुड। तो यहां से इसको उधर शिफ्ट किया तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा cos 2 अल्फा और √2 कॉमन ले लिया, इधर कितना है हमारे पास -1, तो cos ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल्स टू, ये कितना रिजल्ट आ गया हमारे पास -1/√2। ये कैलकुलेशन एक बार वापस चेक करें अपन यहां पे, ये आ रहा है क्या रिजल्ट आया भाई इसमें, डी ऑप्शन, अच्छा डी ऑप्शन कितना है भाई 5π/24, तो 5π/24 तो बन ही नहीं रहा यहां पे इसमें। एक बार फिर कैलकुलेशन देखिए, माइनस, अच्छा अगर cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर हो सकती है, देखिए एक बार। तो ये जो -1/√2 है, कहां से कहां तक, 0 से π/2, 0 से π/4 पाई, तो 3π/4, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 3π/अल्फा इक्वल टू 3π/8, ऐसा कुछ बन नहीं रहा। तो आई थिंक यहां पे हो सकता है प्लस वाला पार्ट हो, है ना, कौन सा पार्ट हो, प्लस वाला साइन हो। अगर प्लस वाला साइन होता है तो अगर देखें cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन, एक बार चेक कर लेते हैं, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos 2 अल्फा, राइट, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन, अगर ये प्लस वाला होता है, इफ दिस इज प्लस। ओके, अब इसके बाद cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, -√2 साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय cos अल्फा माइनस साइन अल्फा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये माइनस, एक मिनट रुको रुको रुको, बिल्कुल सही है, देखिए इसमें -1, ये माइनस माइनस कितना हो गया हमारे पास प्लस, तो √2 साइन अल्फा कोस अल्फा, √2 साइन अल्फा कोस अल्फा ऐड हो रही है, तो +2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा, वो मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है, मुझे ही पता लग गया, तो यहां पे प्लस नहीं, वो माइनस ही है ना। चलिए अब आगे देखिए इसमें, तो ये रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, तो √2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस √2 कॉस स्क्वायर अल्फा, तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। अब तो अपन इसको धो डालेंगे, ठीक है, तो यहां से साइन 2 अल्फा आ गया और ये माइनस का cos 2 अल्फा, तो -1 प्लस √2 कॉमन लिया, यहां से जो रिजल्ट आया दिस इज साइन 2 अल्फा, यहां से जो रिजल्ट आया माइनस कॉमन लिया, तो माइनस cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1, इस 1 को भी तो शिफ्ट कर दिया, राइट, तो ये जो रिजल्ट मिल गया अपन को साइन 2 अल्फा माइनस cos ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आ गया। सॉल्व करेंगे स्क्वायर करके, तो यहां से 1 माइनस साइन 4 अल्फा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2, तो साइन 4 अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो 4 अल्फा इज आइदर इक्वल टू π/6 और 5π/6, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, दो आंसर आएंगे, π/24 और 5π/24, तो 5π/24 ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। तो इस तरीके से वो थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर थी तो कंप्लीट करा अपन ने, ओके।